इस एपिसोड की शुरुआत होती है लिन लैंटियन और लिन दोंग के जहाज को दिखाते हुए, जो कि अब फाइनली पहुंच चुके होते हैं इंपीरियल सिटी में। और यहाँ पर होने वाला है 100 प्लेन कंपटीशन, जिसकी वजह से पूरे के पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी की टॉप फोर्सेस भी यहाँ पर आने लगे थे, क्योंकि वो लोग भी इसी कंपटीशन में ही भाग लेने के लिए आए थे। जहाँ पर वैंग फैमिली भी आ चुकी थी और साथ ही साथ कई सारी और फैमिलीज भी आ चुके थे। और इन सभी के जहाज अब पहुँच चुके होते हैं इंपीरियल सिटी के ऊपर, जहाँ से वेल्डर लिन फेंग नीचे आ जाते हैं और उनके साथ में होते हैं लिन दोंग और लिन लैंटियन। लिन दोंग तो यहाँ का नजारा देखते ही काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि वो आ चुका होता है इंपीरियल सिटी के अंदर। यहाँ पर बाकी की फैमिलीज भी आई होती है, जो कि एक दूसरे के साथ में बातें कर रही थी। और वहीं पर आते हुए हमें दिखाया जाता है वैंग फैमिली को, जिनमें एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है वैंग जोंग, जिसे लिन दोंग को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। तभी एल्डर फैन लिन दोंग से ये कहने लग जाते हैं कि वैसे मैंने ये सुना था कि तुम्हारा एक बार मसला हो गया था वैंग फैमिली के वैंग यान के साथ में। लिन दोंग कहता है कि हाँ, वैसे ऐसा हो तो गया था। जैसे कि एल्डर फैन कहते हैं कि हाँ, इसी वजह से अब तुम्हें वैंग यान के बड़े भाई से थोड़ा सा संभल के रहना होगा, जिसका नाम है वैंग जोंग, जो कि अपनी वैंग फैमिली का एक मार्शल आर्ट जीनियस है। पहले तुम्हारा जो भी मसला वैंग यान के साथ में हुआ था, उसकी वजह से ये बंदा जरूर से उस बात के लिए तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। लिन दोंग कहता है कि आप चिंता मत कीजिए एल्डर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और उससे संभल के भी रहूंगा। वैंग फैमिली वाले वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनके सामने अच्छे से अच्छे लोगों को अपना सर झुकाना पड़ता है। वहीं पर खड़े हुए एक बंदे के बारे में बताते हैं लिन फैन कि इसका नाम है असल में डोयोन, जो कि असल में बिलोंग करते हैं टियान लुओ सेक्ट से। इन लोगों ने हाल ही में अपने नए सेक्ट का निर्माण किया है, जिसकी वजह से बड़ी फैमिलीज तो इन्हें हल्के में ले रही है, लेकिन तुम लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों बंदे वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद अब ये लोग और भी ज्यादा आगे बढ़ते जाते हैं। जिन लोगों को देखते हुए तभी कुछ बंदे ये कहने लग जाते हैं कि ये तो है लिन दोंग और इसी ने हराया था लिन लैंटियन को। लेकिन वो लोग तो लिन लैंटियन का गुस्सा देखते ही शांत रह जाते हैं। तभी फिर यहाँ पर इन लोगों से ये कहा जाने लगता है कि सीट सिलेक्शन कंपटीशन के लिए जितने भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, वो सभी के सभी लोग ऑडिशन के लिए तैयार हो जाओ, जिससे कि यहाँ पर जितने भी मेजर फैमिलीज के बंदे होते हैं, वो सभी के सभी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो सभी के सभी लोग अब पहुँच जाते हैं इस सिटी के दरबार में, जहाँ पर इन लोगों की अब मुलाकात होने वाली होती है यहाँ के लॉर्ड के साथ में। जहाँ पर वैंग फैमिली का एल्डर कहने लग जाता है लिन फैन से, वैसे मैंने सुना है कि तुम इस कंपटीशन के लिए अपनी लिन फैमिली के अलग अलग फैमिलीज के मेंबर्स को लेके आए हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी फैमिली में अब कोई भी बंदा ताकतवर बच्चा ही ना हो। लिन फैन कहते हैं कि चिंता मत करो, हमारी फैमिली में एक से एक महारथी भरे पड़े हैं और उन्हें हमेशा ही लिन फैमिली के नाम से ही जाना जाएगा। जिससे कि वैंग फैमिली के एल्डर ये कहने लग जाता है कि क्या तुम इस बात को भूल गए हो कि पिछली बार के कंपटीशन के अंदर किस तरीके से मेरी वैंग फैमिली ने तुम्हारी लिन फैमिली को हराया था, और इस बार भी मुझे तुमसे कोई भी उम्मीदें नहीं है। लिन फैन कहते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम उस बारे में और इस समय के बारे में ज्यादा बात मत करो, क्योंकि वैंग ले मैं तुम्हारे बारे में भी काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ। अभी वैंग जोंग जैसे ही देखता है लिन दोंग की तरफ, तो फिर तभी लिन लैंटियन बात करने लग जाता है वैंग जोंग से और उससे कहता है कि हमें मिले हुए काफी समय हो चुका है। वैंग जोंग कहता है कि लिन लैंटियन मैं तुमसे काफी निराश हुआ, जो कि तुम इस लिन दोंग का कुछ भी नहीं कर पाए। लैंटियन कहता है कि वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो कि ये मेरे हाथों से बच गया। वैंग जोंग कहता है कि लेकिन जब ये मुझसे टकराएगा तब इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इसे मेरी फैमिली की इंसल्ट करने के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। वैंग यान तो लिन दोंग के ऊपर एकदम कुत्तों के जैसे ही चिल्ला रहा था, जहाँ पर लिन दोंग उससे कहने लग जाता है कि अगर कोई भी मेरे सामने ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली मैं उसको सबक सिखाऊंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो और किसी भी फैमिली का क्यों ना हो। क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से देखे हैं जो कि बाद में रोते हुए आ जाते हैं अपने बड़े भाई को लेकर। जो बात सुन के अब तभी वैंग जोंग सामने आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से ऐसी बात कहने की, वैसे सच कहूँ तो मैं तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहता। लिन दोंग कहता है कि आ जाओ जरा देख लेते हैं कि किसमें कितना दम है। और ये दोनों के दोनों गुस्से के साथ में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। जो चीज देख के कुछ बंदे कहने लग जाते हैं कि सच में इस लिन दोंग के अंदर दम तो है, जो कि इसने वैंग जोंग को भी चैलेंज कर दिया। ये दोनों के दोनों गुस्से के साथ में एक दूसरे की आंखों के अंदर देख रहे थे, लेकिन फिर इसी मोमेंट पर अनाउंस किया जाता है सभी लोग होशियार हो जाओ, क्योंकि अब यहाँ पर आने वाले हैं इंपीरियल सिटी के लॉर्ड। जिससे कि फिर ये दोनों के दोनों शांत हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि फिर तभी एंट्री होती है यहाँ के लॉर्ड की, जो कि जैसे अपने थ्रोन पर बैठे होते हैं तो सभी के सभी लोग उनके सामने अपना सिर झुका दिए थे। जिन्हें देखते ही लिन दोंग ये सोचने लग जाता है कि ये जरूर से पहुंच चुके होंगे युवान निर्वाणा के रियल में, जिससे कि ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनका पावर लेवल बेशक है वैंग ले से भी ज्यादा। लॉर्ड सबसे पहले यहाँ पर आए हुए सभी के सभी लोगों का सम्मान करते हैं और उनके बगल में एक बच्चा भी खड़ा हुआ होता है, जो कि होता है
है रॉयल फैमिली का थर्ड प्रिंस, जिसका नाम होता है मोलिंग, जिसका साफ साफ मतलब तो यही होता है कि ये भी बंदा पार्टिसिपेट करने वाला है इस कंपटीशन के अंदर। इसे देखकर तो लिनडोंग भी पहचान जाता है कि हाँ ये तो असल में वही है। जिसे देखकर मिस्टर दाओ लिनडोंग से कहते हैं कि तुम्हें इस बंदे से थोड़ा सा संभल के रहना होगा, क्योंकि इसका पावर लेवल देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि होगा वैंग जोंग के ही बराबर। तभी फिर लॉर्ड ये कहने लगते हैं कि सभी लोग अटेंशन दीजिए मेरी बातों के ऊपर। वो बताते हैं कि ये जो द ग्रेट यान डायनेस्टी के अंदर हो रहा है 100 डायनेस्टीज वॉर, उसमें केवल 5 बंदे ही निकल के आएंगे, जिसका सीधा सीधा मतलब तो यही है कि पार्टिसिपेंट्स को बार बार और लगातार फाइटें करनी पड़ेगी। लॉर्ड बताते हैं कि पार्टिसिपेंट्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, जिससे कि हर एक ग्रुप में से केवल एक ही बंदा बाहर निकल के आ पाएगा, जिसकी वजह से कमजोर लोगों को तो इसमें मौका ही नहीं मिलने वाला जीतने का। सभी लोगों का मानना तो यही होता है कि इसमें आगे निकल कर आएंगे 4 मेजर क्लेस और रॉयल फैमिली। लॉर्ड कहते हैं कि आप सभी के सभी लोग काफी लंबा सफर तय करके आए हो, इसी वजह से आज सभी के सभी लोग आराम करने के लिए चाहे कल कंपटीशन के बारे में बताया जाएगा, जिससे कि फिर सभी के सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं अपने अपने रूम्स के अंदर। और जो वैंगली होते हैं वो जाते हुए तभी कहने लग जाते हैं लिन फैन से, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी लिन फैमिली का कोई भी मेंबर हमारे वैंग फैमिली के ग्रुप में ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी फैमिली को पूरे 20 सालों तक इसका रिग्रेट होगा। लिन फैन अपने दोनों ही बच्चों से कहते हैं कि तुम लोगों ने बातों को अच्छी तरीके से सुन लिया होगा, अगर तुम दोनों में से किसी का भी मुकाबला वैंग फैमिली के साथ में होता है तो उन्हें किसी भी हाल में ये मौका मत देना कि वो अगले 20 साल तक हम लोगों पर हंसते रहे। तभी फिर लाइटियन लिनडोंग से ये कहने लग जाता है कि अगर हम लोग एक ही ग्रुप के अंदर आ जाएंगे तो याद रखना कि मैं तुम्हारे ऊपर जरा सी भी दया नहीं दिखाऊंगा। लिनडोंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं भी ऐसा कुछ भी करने नहीं वाला। तभी फिर लॉर्ड मोलिंग से ये कहने लग जाते हैं कि तुम अभी हाल फिलहाल में अपने सभी के सभी ओपोनेंट्स को देख ही चुके होगे, मुझे ये बताओ कि क्या तुम वाकई में ये करना चाहते हो। मोलिंग उनसे कहता है कि पिताजी आप इसके बारे में जरा सी भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि इन सभी लोगों के अंदर केवल लिन लैंगटियन और वैंग जोंग को ही हराना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर मेरा मुकाबला बिंगोंग के साथ में भी हो जाता है तब भी मैं उनको काफी आसानी के साथ में संभाल भी लूंगा। तभी लॉर्ड कहने लग जाते हैं कि तुमने वैसे लिनडोंग के बारे में भी सुना होगा, जो कि हाल फिलहाल में कुछ ज्यादा ही फेमस हो रहा है, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। लिनडोंग कहता है कि हाँ वो थोड़ा बहुत फेमस तो हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें उसके बारे में इतना ज्यादा सोचना चाहिए या चिंता करनी चाहिए। लॉर्ड कहते हैं कि तुम्हें वैसे उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बंदा अपनी फैमिली से ही अलग हो गया था अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मोलिंग कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं इस बात पर पूरा ध्यान भी रखूंगा। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहुँच चुके होते हैं सभी के सभी फैमिलीज के मेंबर्स, जहाँ पर जो लॉर्ड होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि सभी के सभी लोग अपनी अपनी एनर्जी को इस गोले के अंदर डाल दो, ताकि सभी के सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी के सभी अपनी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उस गोले में डाल देते हैं। इसकी वजह से अपने आप ही सभी के सभी लोगों के ग्रुप्स को भी बना दिया गया था अपने आप ही, जिनके लिए दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं जो कि इसके अंदर जाएंगे, और जिस दरवाजे के अंदर जिस बंदे का भी नाम लिखा गया था उसे उसी के अंदर ही जाना होगा। लॉर्ड बताते हैं कि एक ही बार में केवल 2 पर्सन ही फाइट करेंगे, इससे कि फिर जो भी विनर निकल के आएगा उसे अगले बंदे के साथ में फाइट करनी होगी। ये फाइट तब तक चलेगी जब तक कि ग्रुप में से एक फाइनल विनर सामने निकल कर नहीं आ जाता, क्योंकि फिर यहाँ से निकलने के बाद तुम लोग ज्वाइन कर पाओगे 100 डायनेस्टीज वॉर को। लिनडोंग देखता है कि उसके ग्रुप में आ चुका है वैंग जोंग, जो चीज देख के लिन लैंगटियन लिनडोंग से कहता है कि शायद ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। तभी लॉर्ड कहते हैं कि ठीक है, अब मैं सीट सिलेक्शन को ऑफिशियली शुरू करता हूँ, सभी के सभी डिसाइपल अपने अपने ग्रुप के साथ में एंटर कर जाओ। मोलिंग कहता है कि ठीक है पिताजी, सबसे पहले मैं ही अंदर जाऊंगा। इसके तुरंत ही बाद सभी के सभी अलग अलग फैमिलीज के बंदे अपने अपने ग्रुप के साथ में एंटर कर जाते हैं फाइट करने के लिए। वैंग जोंग लिनडोंग की तरफ देखते हुए अंदर चला जाता है। मास्टर लिन फैन इन दोनों से ही कहते हैं कि अब हमारी फैमिली की किस्मत तुम दोनों के ही कंधों पर है, जिससे कि फिर ये दोनों के दोनों अपने अपने अलग अलग दरवाजे के अंदर चले जाते हैं फाइट करने के लिए। लॉर्ड कहते हैं कि ठीक है, इन सभी की फाइट को हम लोग अपनी आंखों से ही देखेंगे, जहाँ पर 5 ही फाइटिंग एरिनास का नजारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा था यहाँ पर 5 स्क्रीन के ऊपर। जिसके बाद हमें सबसे पहले फाइट दिखाई जाती है थर्ड प्रिंस मोलिंग की, जिसकी फाइट यहाँ पर जिस बंदे के साथ में हुई होती है वो तो उसकी एक अटैक को भी संभाल नहीं पाता। दूसरी तरफ हमें लिन लैंगटियन की भी फाइट को दिखाया जाता है, जिसने अपने ओपोनेंट को एक ही अटैक के साथ में ढेर कर दिया था, और इसी तरीके से बाकी के लोगों की भी फाइट चल रही थी, जो सबसे पहले अपने अपने ग्रुप्स के सबसे कमजोर बंदों को हराते हुए जा रहे थे। और फिर जब हमें नजारा दिखाया जाता है लिनडोंग को, तो उसके सामने आ जाता है एक बंदा जिसका नाम होता है हुआंग फुई, जो कि लिनडोंग से कहता है कि दोस्त मैं तो तुमसे कब से मिलना चाहता था, जो कि तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को निकाल के लिनडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन लिनडोंग तो यहाँ पर केवल उसके हमलों को डॉज
यही कर रहा था, जिसके बाद अब लिंदोंग ने जैसे यहाँ पर निकाला होता है अपने हेवनली स्पीयर को, तो उसके केवल एक अटैक से उस बंदे को अपनी औकात पता चल जाती है, जिसकी वजह से अब वो यहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन लिंदोंग इतनी आसानी के साथ में उसको जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि तभी लिंदोंग उसके पास में जाता है और अपने हेवनली स्पीयर की मदद से उसकी हड्डियों को भी चटका देता है, जिससे कि फाइनली इस राउंड का विजेता बन ही चुका होता है लिंदोंग। और जितने ग्रुप्स के भी बंदे हार जाते हैं वो सभी के सभी एलिमिनेट हो जाते हैं और उन सभी के फैमिलीज वाले बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो रहे थे, जिसके बाद फाइट होते होते हर एक ग्रुप के अंदर बचे हुए होते हैं केवल दो ही पर्सन। लॉर्ड कहते हैं कि अब आएगा असली मजा, क्योंकि अब शुरू होने वाला है असली वाला डुअल, जिसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है थर्ड प्रिंस की फाइट को। और ये फाइट बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाली थी, क्योंकि मिस्टर वान नाम का बंदा फाइट कर रहा होता है मूलिंग के साथ में। साथ ही हमें अगले ग्रुप के अंदर दिखाया जाता है लुओस वार्ड के डुयन को, जिसकी फाइट यहाँ पर होने वाली होती है मिस हुआंगफू के साथ में। डुयन कहता है कि प्लीज मिस हुआंगफू मेरे ऊपर थोड़ी सी दया दिखाना। जिन दोनों की फाइट जब हो रही थी तो फिर तभी हमें दिखाया जाता है लिन लैंगटियन को भी, जिसकी एक ऐसे बंदे के साथ में फाइट होती है जो कि लिन लैंगटियन का बाल भी बांका नहीं कर पाता। लैंगटियन उससे कहता है कि मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, जो कि तुम मेरे ओपोनेंट बन के सामने आए। इतनी बुरी किस्मत है तुम्हारी जो कि तुम मेरे सामने आए हो। साथ ही में डुयन के साथी को भी दिखाया जाता है जो कि अपने ओपोनेंट को एक बराबरी की टक्कर दे रहा था, जिसके बाद अब हमें फाइनली दिखाया जाता है लिंदोंग को, जिसकी फाइट होने वाली होती है वैंग जोंग के साथ में। और वैंग जोंग लिंदोंग से कह रहा था कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि वाकई में तुम्हारे पास में कुछ स्किल्स तो है, अभी तो जाकर तुम आखिर तक टिक पाए हो मेरे साथ में फाइट करने के लिए। वैंग जोंग लिंदोंग से कहता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी दूसरों के साथ में एकदम सीरियस होकर फाइट नहीं करता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरे ओपोनेंट्स की जान चली जाती है। तो लिंदोंग उससे कहता है कि बकवास बंद करो और जरा आ भी जाओ। लेकिन वैंग जोंग ने जैसे यहाँ पर अपनी ऑरा को एक्टिवेट किया होता है, लिंदोंग को पता चल जाता है कि ये बंदा तो पहुंच चुका है ग्रेट क्रिएशन रियल में, जो कि पहले ही बार में अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक को करता है। लेकिन लिंदोंग ने उसके इस अटैक को काफी आसानी के साथ में ब्रेक कर दिया था, बल्कि वो तो अपना हमला करने के लिए भी आगे बढ़ चुका था। लेकिन वैंग जोंग भी कोई कमजोर बंदा तो है नहीं जो कितनी आसानी के साथ में और इतनी जल्दी हार मान जाए, और वो भी लिंदोंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन लिंदोंग अभी भी आगे बढ़े ही जा रहा था। लिंदोंग उससे कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम जरा अपने अच्छे से अटैक्स को यूज करो, या फिर मैं ये समझ लूं कि वैंग फैमिली का जीनियस बच्चों के जैसे हमलों को यूज करता है। वैंग जोंग कहता है कि हाँ, अब मैं समझ चुका हूँ कि क्यों तुम लिन लैंगटन की बराबरी कर पाए थे। हाँ, अब मुझे वाकई में लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है। लेकिन अब जैसा कि तुम चाहते हो वो तुरंत ही यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता है अपने ब्लड डीमन असुरा स्पीयर को, जो कि उसका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेपन में से एक होता है, जिसे देखते ही मिस्टर दाओ कहने लग जाते हैं कि ये जो उसके पास में ब्लडी स्पीयर है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है ब्लड डीमन पावर से। और तुम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो ब्लड डीमन की पावर के बारे में। इस दुनिया की चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, वो जैसे ही कांटेक्ट में आती है ब्लड डीमन पावर के, तो वो उसको खत्म कर देता है। यहाँ तक कि वो तो उसकी एनर्जी को भी एब्सॉर्ब कर लेता है अपने ही ब्लड डीमन के अंदर। लेकिन अब क्योंकि वैंग जोंग इस वेपन को कंट्रोल कर सकता है अपनी पावर्स की मदद से, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वो किसी न किसी एक ब्लड डीमन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसीलिए लिंदोंग तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा इसके साथ में फाइट करते हुए। वैंग जोंग लिंदोंग से कहता है कि क्या तुम मेरे ब्लड डीमन वेपन के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाले हो। मैं काफी खुश हूँ जो कि तुमने अपनी मौत को अपने ही हाथों से बुलावा दिया। जिसके तुरंत ही बाद अब अपने ब्लड डीमन स्पीयर के साथ में लिंदोंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तो उसके स्पीयर का मुकाबला करने के लिए लिंदोंग भी लेकर आ जाता है अपने भी हेवनली स्पीयर को। लेकिन फाइट करते हुए ये साफ साफ नजर भी आ रहा था कि ब्लड डीमन स्पीयर ज्यादा पावरफुल है हेवनली स्पीयर से। कि जैसे ही वैंग जोंग हेवनली स्पीयर के ऊपर अपने ब्लड डीमन स्पीयर की मदद से हमला कर रहा था, तो उसके ऊपर इस चीज का बहुत ही बुरा इफेक्ट भी नजर आ रहा था। लिंदोंग भले ही उसको थोड़ा सा दूर कर देता है, लेकिन ये चीज ज्यादा समय तक काम नहीं करती, क्योंकि इस बार वैंग जोंग बहुत ही तेजी के साथ में बढ़ रहा था लिंदोंग पर हमला करने के लिए। और अब हमें यहाँ पर वाकई में दिखाई जाती है एक हेवन लेवल की फाइट, जिसमें ये दोनों के दोनों बंदे एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। कोई भी किसी से कम नहीं होता। लिंदोंग उसके हमलों को डॉज करने के लिए और अटैक करने के लिए अपने सुपर फास्ट रिफ्लेक्शंस का यूज कर रहा था। लेकिन जो वैंग जोंग होता है वो भी सेम यही चीज को यूज कर रहा था लिंदोंग के लिए। बल्कि एक बार तो उसने मौका पाते ही डबल अटैक कर दिए होते हैं लिंदोंग के ऊपर, जिससे कि लिंदोंग के ऊपर इसका इतना बुरा इफेक्ट दिखाई देता है कि वो तो इंजर्ड होते हुए जमीन को फाड़ते हुए नीचे गिरा था। लेकिन लिंदोंग भी इतनी आसानी के साथ में कहाँ ही हार मानने वाला है, दोबारा से उठ जाता है अपने स्पीयर को लेकर। लेकिन जैसे इसकी नजर पड़ती है अपने स्पीयर के ऊपर, तो उसके ऊपर दिखाई देने लगता है ब्लड डीमन स्पीयर का असर, जो एनर्जी वाकई में लिंदोंग के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होती है। तभी फिर वैंग जोंग लिंदोंग से कहने लग जाता है कि अच्छा होगा जो कि तुम हार मान लोगे।
पाओगे, भले ही तुम्हारे पास में कितना भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ट्रीजर क्यों ना हो, लेकिन वो मेरे ब्लड डीमन असुरा स्पीयर के ब्लड को रजिस्टर नहीं कर पाएगा। क्यों बेकार में अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। लेकिन लिंदोंग इतनी आसानी के साथ में कैसे ही हार मानने वाला था। वो तुरंत ही अपने स्पीयर से उसके ब्लड डीमन को हटा देता है। जैसे कि वैंग जोंग ने तुरंत ही एक्टिवेट कर ली होती है अपनी आई ऑफ असुरा को, जो नजारा तो देखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी लग रहा था। और वो इसी पावर के ही साथ में लिंदोंग के ऊपर अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगता है, जिसका मुकाबला करने के लिए लिंदोंग सामने लेकर आ जाता है हेवनली प्रिजन पीक को, जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो किसी भी अटैक को संभालने के लिए काफी था। उसका नजारा देखते ही वैंग जोंग लिंदोंग से कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने इसको भी हासिल कर लिया। जिससे कि अब लिंदोंग वैंग जोंग के सामने आता है और ये कहने लगता है कि चलो अब बच्चों की फाइट बहुत ज्यादा हो गई, अब मैं तुम्हारे ऊपर अपने कुछ पैतरों को आजमाता हूँ जिनको तुम्हें संभालना होगा। जिससे कि उसने यहाँ पर यूज करना तुरंत ही स्टार्ट कर दिया होता है अपने प्रिजन पीक को, जिसका वजन ही होता है हजारों टन के बराबर। और इतने हैवी ट्रीजर को लिंदोंग ने सीधा ही गिरा दिया होता है वैंग जोंग के ऊपर, जिसको रोकने के लिए वो अपने उसी ब्लड डीमन स्पीयर को ही यूज करने वाला है। जैसे कि अब यहाँ पर शुरू हो जाते एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर क्लैशिंग, जिसका लेवल इतना ज्यादा होता है कि इसकी वजह से बाहर की तरफ हो रहा टेलीकास्ट भी रुक जाता है। जो नजारा देखते ही लॉर्ड कहने लग जाते हैं कि लिंदोंग और वैंग जोंग के बीच में जो फाइट हो रही है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये दोनों के दोनों अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स को यूज कर रहे हैं। क्योंकि इसकी वजह से एरिना के अंदर मौजूद एलिमेंटल फोर्स इंडक्शन भी डिस्ट्रॉय हो गया। जो बात सुनते ही वैंग फैमिली का लीडर वैंग ले ये कहने लग जाता है कि मेरा वैंग जोंग किसी से भी कमजोर नहीं है, क्योंकि उसके पास में मौजूद है ब्लड डीमन असुरा स्पीयर। अगर लिंदोंग के बजाय लिन लैंगटन भी उसके सामने आ जाता तो वो लिन लैंगटन को भी इसी तरीके से ही हरा रहा होता। तो फिर आखिर लिंदोंग की औकात ही क्या है उसके सामने। जिसके बाद अब सबसे पहले एरिना के अंदर से बाहर निकल के आ जाता है लैंगटियन, जिसको देख के लैन फैंग काफी ज्यादा खुश होते हैं। सभी लोग तारीफ करने लगते हैं कि वाकई में ये लिन लैंगटियन तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बंदा है, क्योंकि आखिरकार उन्हीं को पोजीशन मिल चुकी है जो कि वो कई सालों से लेना चाहते थे। जिसके बाद अब दूसरे एरिना के अंदर से बाहर निकल के आ जाता है मोलिंग। कई सारे लोग तारीफ करने लग जाते हैं कि वो जिस किन्सी के साथ में फाइट कर रहा था, उम्मीद नहीं थी कि मोलिंग उस बंदे को हरा पाता, लेकिन ऐसा ही हुआ। जिसके बाद फिर बाकी के बंदे भी बाहर आने लगते हैं फाइट्स को जीतकर। ये बात भी हैरान कर देने वाली थी कि डू युन ने हरा दिया है हुआंग फू को, जिसकी वजह से अब तो टियानलुओ सेक्ट और मैन वांग सेक्ट इन दोनों ने ही हरा दिया होता है 4 मीटर सेक्ट के लोगों को। अब केवल बारी बची हुई होती है लास्ट प्लेस की कि आखिर वो किसको मिलेगी। वैंग लाई को इस बात पर पूरा पूरा यकीन होता है कि जरूर से लास्ट प्लेस पर आ जाएगा उसका वैंग जोंग, लेकिन ये कहना इतना भी आसान नहीं है जितना कि देखने में लग रहा था, क्योंकि अंदर की तरफ का नजारा तो कुछ और ही होता है। क्योंकि जो वैंग जोंग होता है वो अभी भी उस हैवी प्रिजन पीक का मुकाबला कर रहा था अपने स्पीयर की मदद से। वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर को डाल रहा था उसे हटाने के लिए। वैंग जोंग लिंदोंग से कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इस प्रिजन पीक की मदद से मुझे हरा पाओगे? भूल जाओ बच्चे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फिर उसी मोमेंट पर अब लिंदोंग यूज करने लग जाता है रियल्म ऑफ ग्रेविटी को, जिसकी वजह से वैंग जोंग के ऊपर ग्रेविटी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ चुका था। इसकी वजह से तो वैंग जोंग की बहुत ही ज्यादा हालत भी खराब होने लगती है अपने आप को बचाने में। लेकिन इस फाइट में वैंग जोंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने के बाद भी लिंदोंग के पावर्स का मुकाबला कर रहा था। यहाँ तक कि वो कहने लग जाता है कि आज चाहे मेरा पूरा शरीर ही खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं फिर भी तुमसे हार नहीं मानूंगा। जिसकी वजह से अब अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करते हुए लेकर आ जाता है ब्लडी डीमन को, जिसने हैवी प्रिजन पीक के ऊपर इतना जोरों का हमला किया था कि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वैंग जोंग अब लिंदोंग से कहता है कि अब तुम्हें मौत का सामना करना ही होगा। जो नजारा देखते हुए लिंदोंग कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये वैंग जोंग का सबसे ज्यादा खतरनाक वाला रूप है, और इसका मुकाबला करने के लिए उसे अपनी हेवनली बॉडी का यूज करना ही होगा। जिसे लिंदोंग तुरंत ही कल्टिवेट करता है और यूज करने लग जाता है उसकी 4 फिंगर्स को, जिससे कि अब हमें दिखाया जाता है अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक पावर क्लैशिंग। और इसका असर तो एरिना के बाहर बने हुए दरवाजे पर भी दिखाई देता है। चारों तरफ अब धूल ही धूल फैल चुकी थी, जिसके अंदर से अब तभी बाहर निकल के सामने आ जाता है वैंग जोंग, जिसे देखते ही वैंग ले खुश होते हुए कहने लग जाता है कि देखो लिन फैन, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी ही फैमिली का डिसाइपल टॉप लिस्ट में शामिल हो पाएगा। जो चीज देख के मास्टर लिन फैन को भी निराशा होने लगती है, क्योंकि लिंदोंग हार चुका था। लेकिन उसी मोमेंट पर वैंग जोंग लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है, जिससे कि लिंदोंग कहता है कि क्या वाकई में ये सही सिलेक्शन माना जाएगा जो कि इस तरीके से बाहर आया हो, या फिर उसे सिलेक्ट किया जाएगा जो कि एक्चुअली में अपनी जान लगा के फाइट को जीता हो। यानी कि लिंदोंग ने ही इस फाइट को जीता था। लॉर्ड कहते हैं कि लड़के, मुझे ये ट्विस्ट तो बहुत ही कमाल का लगा, जिसकी वजह से अब इस लिस्ट में लिन क्लिन का लिंदोंग भी शामिल हो चुका था। वैंग लेई को
अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लॉर्ड तभी लिन फैन के सामने आते हैं और उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। वो कहते हैं कि इस बार आपकी फैमिली से 2 विनर सामने निकल के आए हैं, इसी वजह से आपकी फैमिली को इस बार बिगेस्ट विनर माना जाएगा। यहाँ पर और बाकी के जितने भी बंदे जीते होते हैं वो लिनडोंग से कहते हैं कि कांग्रेचुलेशंस, हम तुम्हारे बारे में पहले ही जानते थे कि तुम्हें काफी काबिल बंदे हो। अच्छा हुआ जो कि मैं तुम्हारे ग्रुप में नहीं गया, वरना आज मेरा भी यही हाल होता। यहाँ तक कि अब तो लिनडोंग की तारीफ करने के लिए सामने मोलिंग भी आ जाता है। वो भी कहता है कि कांग्रेचुलेशंस मिस्टर लिनडोंग, जिससे कि लिनडोंग भी उसके अप्रिशिएशन के लिए उन तीनों का ही शुक्रिया अदा भी करता है। लेकिन लिन लैंगटियन ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी लॉर्ड सामने आते हैं और सभी के सभी विजेताओं को बधाइयाँ भी देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग जीते हैं वो सभी के सभी कल होली स्पिरिट पूल में एंटर करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अब इन लोगों की तैयारी कराई जाएगी 100 क्लीन कंपटीशन के लिए। वो कहते हैं कि ग्रेट यान डायनेस्टी की तरफ से मैं तुम लोगों की ये आखिरी हेल्प करने वाला हूँ, जिसके नेक्स्ट एपिसोड की अमेजिंग स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जहाँ पर अब हमें सिलेक्शन में सिलेक्ट हो चुके सभी के सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि सिटी लॉर्ड के साथ में आ चुके होते हैं पूल में से एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए। वो लोग सामने आते हैं और लॉर्डन से ये कहने लग जाते हैं कि तुम लोगों को होली स्पिरिट पूल की एनर्जी का अच्छे तरीके से यूज करना होगा। तुम लोगों को उसके अंदर तब तक कल्टीवेशन करना होगा जब तक कि तुम लोग ना पहुंच जाओ निर्वाणा के रियल में। मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि वो एनर्जी डेफिनेटली तुम लोगों की हेल्प करेगी। इस बात का याद रखना कि तुम पूल के जितने ज्यादा नीचाई में जाओगे तुम्हें उतना ही ज्यादा फायदा होगा। जिस बात को सभी के सभी बंदे समझ भी जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, जिसके तुरंत बाद सिटी लॉर्ड बाकी के एल्डर्स के साथ मिलकर अपने अपने पावर्स का यूज करने लगते हैं पूल का दरवाजा खोलने के लिए। और जैसे ही वो पोर्टल ओपन हो जाता है तो लिनडोंग के साथ साथ उसके बाकी के सभी साथी भी अंदर ही चले जाते हैं। इन लोगों को अपने सामने नजर आ जाता है स्पिरिचुअल पोल जो कि पावर से भरा हुआ था और वो इन लोगों को भी पावर ही देने वाला है। मोलिंग उन लोगों को बताता है कि हाँ ये वही है, जल्दी से आ जाओ और अपना अपना कल्टीवेशन करो। जिससे कि मोलिंग के साथ साथ बाकी के सभी लोग पूल के ऊपर बैठकर अपना अपना कल्टीवेशन करने लगते हैं और एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर लिनडोंग ने अपना कल्टीवेशन स्टार्ट किया था तो फिर से उसी मोमेंट पर पूल के नीचे मौजूद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिट का एहसास हो जाता है। लिनडोंग को समझ में नहीं आता कि अचानक से आखिर उसके साथ में क्या हुआ था। वो कहने लग जाता है कि मिस्टर दाओ मुझे ऐसा क्यों लगा है जैसे कि अचानक से ही मेरी बॉडी की एनर्जी बढ़ चुकी हो। तो मिस्टर दाओ उसको बताता है कि ये सब कुछ असल में हुआ है इस पूल के डेप्थ की वजह से, क्योंकि इसकी गहराई में कुछ ऐसा मौजूद है जिसको तुम्हें देखना चाहिए। मेरे ख्याल से वहाँ पर एक ऐसा बीस्ट है जो कि ऑलरेडी पहुंच चुका है निर्वाणा के रियल में, या फिर वहाँ पर कोई एक मिथिकल बीस्ट भी हो सकता है जिसको तुम्हें देखना चाहिए। लिंडो कहता है कि शायद इसी वजह से सिटी लॉर्ड ने हमसे कहा था कि हमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। मिस्टर दाओ कहते हैं कि अगर तुम उसको प्राप्त कर लेते हो तो वो डेफिनेटली तुम्हारे कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अगर तुम उसको पाने में इंटरेस्टेड हो तो फिर तुम्हें नीचे जरूर से जाना चाहिए। लेकिन फिर तभी इसकी नजर पड़ती है लैंकियन के ऊपर जो कि ऑलरेडी नीचे जाने ही लगा था। लिंडोंग मिस्टर दाओ से पूछता है कि आखिर ये बंदा नीचे क्यों ही चला गया। तो मिस्टर दाओ बताते हैं कि जो चीज तुम्हें फील हुई है वही सेम चीज उससे भी फील हुई है। लिंडोंग कहता है कि फिर तो हमें जल्दी करना होगा और उससे पहले नीचे पहुंचना होगा, जिससे कि फिर वो भी नीचे चला जाता है। लेकिन मोलिंग को समझ में नहीं आता कि अचानक से ये दोनों के दोनों बंदे कहाँ पर चले गए। तभी हम पानी के नीचे देख पाते हैं कि ये दोनों के दोनों बहुत ही तेजी के साथ में नीचे की तरफ जा रहे थे। लेकिन जो लैंकियन होता है वो लिंडोंग को देखते ही उसके ऊपर अपना काफी पावरफुल अटैक भी करता है, जिससे पानी के अंदर ही काफी बड़े बड़े धमाके हो गए थे। लेकिन लिंडोंग उनसे अपने आप को बचा ही लेता है, जिसने अब यहाँ पर अपनी ड्रैगन पावर को यूज करना स्टार्ट कर दिया था लैंकियन के ऊपर हमला करने के लिए। साथ ही साथ वो अपने हेवनली स्पीयर की मदद से उसके ऊपर स्लैशिंग अटैक्स भी करते जा रहा था, जिससे कि ये दोनों ही अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। लेकिन जो लैंकियन होता है वो बार बार और लगातार अपने फायर अटैक्स को करते जा रहा था लिंडोंग के ऊपर, जिससे कि हमें यहाँ पर एक काफी शानदार फाइट सीन भी देखने को मिल जाता है इन दोनों के ही बीच में, जो कि पानी के अंदर हो रही थी। और सरप्राइजिंग बात ये होती है कि ये लोग फायर अटैक को भी यूज कर रहे थे, जहाँ से लिंडोंग अब बहुत ही तेजी के साथ में जैसे ही आगे बढ़ रहा था लैंकियन ने दोबारा से उसके ऊपर अपना एक और फायर अटैक भी कर दिया था, जिसकी वजह से लिंडोंग नीचे मौजूद एक केव के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसको जंजीरों में बंधा हुआ दिखाई दे जाता है वही मिथिकल बीस्ट, जिसका उसे अपने विजन के अंदर एहसास हो चुका था। मिस्टर दाओ उसको बताता है कि इस बीस्ट के अंदर अभी भी उसकी सोल होगी, जो कि डेफिनेटली अगर यहाँ से आजाद हो गया तो ये बहुत ही बड़ी मुसीबतों को भी खड़ा कर सकता है। इस मोमेंट पर तभी इसके पीछे से वहाँ पर आ जाता है लैंकियन और मुझसे कहने लगता है लिंडोंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आकर मेरे पीछे आने की, तुम आकर क्यों ही बार बार मेरे रास्ते में आ रहे हो, यहाँ तक कि तुमने क्लेन लीडर से मिलने वाले सम्मान को भी ले लिया जो कि मुझे मिलना चाहिए था। लेकिन क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि केवल उतना होने की वजह से तुम उस काबिल हो कि तुम मेरी जगह को ले सको। जिससे कि लिंडोंग उससे कहता है कि अगर क्लेन लीडर हमारे बीच में नहीं आए होते तो मैं डेफिनेटली उसी वक्त ही तुम्हें हरा चुका होता और तुम्हारी जो लिन फैमिली में नंबर 1 की
पोजीशन है वो मुझे मिल चुकी होती। जो बात सुनते ही लैंगटन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है लिनडोंग के ऊपर, जिस पल अब तभी लैंगटन की बॉडी से बाहर निकल के आ जाता है एक बंदा, जो कि लिनडोंग से कहता है कि अब क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो तो फिर आकर मेरे छुपने का क्या ही फायदा। जिससे कि लिनडोंग उससे कहता है कि मैंने सुना था कि कुछ लोग हैं जो कि अपनी स्पिरिट का यूज करते हुए अपनी बॉडी को दोबारा से रीगैदर कर लेते हैं, जो कि आज मैं अपनी आंखों से देख भी चुका हूँ। तो फिर वो बंदा जिसका हमें नाम बताया जाता है म्यूशी, वो उससे कहने लगता है कि आखिर ये तुमसे किसने कहा था, तुम्हारे अंदर जो भी हो तुम भी उसको बाहर निकाल सकते हो क्योंकि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जो बात सुनते ही फिर तभी सामने आ जाता है मिस्टर दाओ, क्योंकि ये बात लिनडोंग से उसी ने ही तो कही थी। मिस्टर दाओ कहता है कि मैं तो तुमसे कब से मिलना चाहता था, आखिर वो पल आ ही गया। म्यूशी कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे अंदर भी कोई डीमन स्पिरिट होगी। म्यूशी लैंगटन से कहता है कि तुम जाओ और प्राप्त कर लो उस मिथिकल बीस्ट के ब्लड और एसेंस को और मेरा इंतजार करो, क्योंकि मैं इस डीमन स्पिरिट को स्वैलो करने वाला हूँ, क्योंकि फिर इसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इस बच्चे को जान से मारने में, और ये चीजें हम दोनों के बहुत ही ज्यादा काम में भी आने वाली है। जो बात सुन के आकर मिस्टर दाओ कहाँ पीछे रहने वाला था, वो कहने लगता है कि आखिर मैं तुमसे क्यों ही डरूंगा। जिसके तुरंत ही बाद इन दोनों के ही बीच में एक काफी गजब की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है, और फिर उसी मोमेंट पर लैंगटन और लिनडोंग दोनों के ही बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी। इन दोनों की ये फाइट हो रही होती है मिथिकल बीस्ट के ब्लड और एसेंस को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर लिनडोंग काफी तेजी के साथ में उसी बीस्ट की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन लैंगटन बार बार और लगातार अपने फायर अटैक्स को यूज कर रहा था। तो फिर लिनडोंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपनी पावर्स की मदद से बार बार और लगातार हमले करते रहता है। लेकिन इन दोनों के फाइट करने की वजह से यहाँ का पूरा माहौल ही बिगड़ने लगता है। मोलिंग को समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से यहाँ पर ये क्या होने लगा। वो समझ तो चुका ही था कि ये सब कुछ उन दोनों की ही वजह से हो रहा होगा। साथ ही साथ म्यूशी और मिस्टर दाओ दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक बढ़ती जा रही थी, जिनकी पावर क्लैशिंग ही इतनी ज्यादा लाजवाब होती है कि मिस्टर दाओ के साथ में फाइट करते हुए म्यूशी को अपनी ताकतों का अंदाजा लग चुका था। वो कहने लगता है कि आगे ये छोटा सा डीमन कहाँ से आया है और इतने ज्यादा पावरफुल कैसे है। तो मिस्टर दाओ कहता है कि इसके बारे में तुम्हें बहुत ही जल्द पता भी चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि अब उसने जैसे यहाँ पर अपनी स्पेशल बॉडी को अपीयर किया था तो वो समझ जाता है कि ये बंदा तो असल में टियान डीमन दाओ। मिस्टर दाओ कहता है कि यानी कि अब तुम मुझे पहचान चुके हो। मिस्टर दाओ ने अब तुरंत ही अपनी स्पेशल बॉडी से उसके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन जो म्यूशी होता है वो भी बहुत ही ज्यादा चालाक बंदा था। उसे कहने लग जाता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। इस बात को तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट नहीं हूँ, लेकिन हम लोग अभी जिस जगह पे है जहाँ पर है बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पेशल एनर्जी, तो फिर चाहे तुम कितने भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। मिस्टर दाओ से कहता है कि आज तुम मेरा खाना बनने वाले हो, तुम मेरी भूख को मिटाओगे। जिसने अब तुरंत ही यहाँ पर अपनी एनर्जी को भी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो अपने चारों तरफ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है एनर्जी गैदरिंग टेक्निक को, जो कि कोई आम टेक्निक नहीं होती बल्कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होती है। साथ ही साथ जो लिनडोंग और लैंगटन के बीच में फाइट चल रही थी, वो दोनों के दोनों भी रुक नहीं रहे थे बल्कि अपने अपने पावरफुल हमलों को यूज कर रहे थे। लैंगटन लिनडोंग से कहता है कि आज मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि आखिर तुम्हें कौन और कैसे ही बचा पाएगा। जिसके तुरंत ही बाद अब उसने यहाँ पर यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है ग्रेट स्काई फीनिक्स सील को, जिसका मुकाबला करने के लिए लिनडोंग के पास में भी उसकी एक शील्ड टेक्निक होती है। लेकिन इन दोनों की अटैक से जो यहाँ पर पावर क्लैशिंग हो रही थी उसका लेवल बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जगह ही दहल जाती है। उस बीस्ट को संभालने वाले जो पिलर होते हैं वो भी कमजोर पड़ने लगते हैं टूटने के लिए। लिनडोंग तो खुद भी यहाँ पर शॉक हो गया था, क्योंकि इन दोनों की पावर को यूज करने की वजह से यहाँ पर सील ओपन होने लगती है उस मिथिकल बीस्ट की। साथ ही साथ हम तभी देख पाते हैं म्यूशी को, जिसने अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए फंसा लिया होता है मिस्टर दाओ को, लेकिन उसे मिस्टर दाओ की ताकतों का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि तभी मिस्टर दाओ अपनी पावर्स को यूज करता है और बहुत ही आसानी के साथ में उसकी फॉर्मेशन को ही ब्रेक कर देता है। तो चीज देख के तो म्यूशी भी शॉक हो जाता है। मिस्टर दाओ उससे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ में मिस्टर दाओ को मार पाओगे, आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया। लेकिन फिर तभी हम लोग देख पाते हैं उसी मिथिकल बीस्ट को, जो कि यहाँ पर भले ही सैकड़ों सालों से बंद होता है, लेकिन इन दोनों की फाइट की वजह से अब वो भी जागने लगता है। मिस्टर दाओ लिनडोंग से कहता है कि अगर ये सब कुछ इसी तरीके से ही आगे बढ़ता रहा तो ये जगह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी और हम लोग भी इसके अंदर दबकर मारे जाएंगे। इसीलिए तुम्हें यहाँ से निकलने का जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। इसीलिए फिर लिनडोंग तुरंत ही कहने लग जाता है लिन लैंगटन से कि बस करो, अब रुक जाओ, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो कि अगर इस मिथिकल बीस्ट की सोल ने अपना कंट्रोल खो दिया तो फिर ना तो इसे तुम संभाल पाओगे और ना ही मैं संभाल पाऊंगा। हम लोगों को इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि होगा तो केवल नुकसान। इसलिए हम दोनों क्यों ना संधि कर लें और इसकी पावर्स को आधा आधा बांट लें। लैंगटन कहता है कि संधि और वो भी तुम्हारे साथ भूल जाओ, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा, बल्कि आज तो तुम यहाँ पर इसी जगह पर ही मारे जाने वाले
वाले हो, जो कि अपनी पावर्स के यूज करता है और वो जो मिथिकल बीस्ट उन पिलर्स से बंधा हुआ था वो पिलर्स को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से फाइनली ये स्पिरिचुअल मिथिकल बीस्ट आजाद हो चुका था। ऐसा होने की वजह से वो लोग जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे वो भी ब्रेक हो जाता है और दोनों के दोनों नीचे गिरने लगते हैं। साथ ही साथ अभी जमीन के नीचे से काफी सारी स्पिरिट्स भी बाहर निकलने लगती हैं इन लोगों पर हमला करने के लिए। कई सारे स्पिरिट्स तो लैंगटियन और म्यूशी के ऊपर भी हमला कर रहे थे। म्यूशी लैंगटियन को बताता है कि ये जो सारी की सारी सोल्स हैं वो असल में आती हैं सोल की स्मेल को लेकर, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम लोग यहाँ से समय रहते ही बाहर निकल जाए। ये बच्चा तो डेफिनेटली यहाँ पर मरने वाला है, इसी वजह से इसकी चिंता तो छोड़ ही दो। तो फिर यहाँ से म्यूशी और लैंगटियन दोनों के दोनों अपनी जान बचा के निकल ही जाते हैं। लेकिन ये जो स्पिरिट्स होती हैं वो होली स्पिरिट पॉन्ड के भी बाहर निकलते जा रही थी। बाहर मौजूद मोलिंग और बाकी के लोगों को समझ में नहीं आता कि अचानक से ये डीमन स्पिरिट्स कहाँ से आ गए, नीचे आकर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतनी सारी की सारी स्पिरिट्स आ गई हैं। मोलिंग बाकी के लोगों को चौकन्ना कर रहा था और अपने आप को भी बचा रहा था, लेकिन ये डीमन स्पिरिट इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इनका मुकाबला करने में भी इनकी हालत खराब हो जाती है। डूइन अपने साथियों से कहने लग जाता है कि हमें किसी भी हाल में इन स्पिरिट्स को यहीं पर ही रोक के रखना होगा, क्योंकि अब ये सारी की सारी स्पिरिट्स बाहर निकलने के लिए जाने लगती है और अगर ऐसा हुआ तो बाहर मौजूद लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो जाएगी, जिसके साथ साथ ये लोग भी कभी भी फिर यहाँ से बाहर निकल नहीं पाएंगे। डूइन कहता है कि अपनी पावर्स को यूज करो और इन्हें यहाँ से बाहर ना निकलने दो। इसका असर साफ साफ बाहर की तरफ भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो मास्टर्स उसको रोकने में लगे हुए थे लोग भी शौक हो जाते हैं ये देखकर कि आखिर पूल के अंदर ऐसा क्या हुआ। ये पूरा का पूरा नजारा ही दहलने लगा है। लॉर्ड कहने लग जाते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि पूल के नीचे जो सील मौजूद है कहीं वो ब्रेक ना हो गई हो, क्योंकि केवल उसी के ब्रेक होने की वजह से ही ऐसा होने के चांसेस है। तो फिर एक मास्टर लॉर्ड से कहने लग जाते हैं कि फिर तो हमें जल्दी से जल्दी अंदर जाना होगा बच्चों को बचाने के लिए, नहीं तो फिर हमारी ग्रेट एंड डायनेस्टी की ये आखिरी उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। लॉर्ड कहते हैं कि उससे भी ज्यादा हमारे लिए जरूरी ये है कि हम इस पर एक बैरियर को बना के रखें, ताकि जो कुछ भी अंदर हो रहा है वो बाहर ना आ सके, क्योंकि अगर वो एंशिएंट बीस्ट गलती से भी यहाँ से बाहर निकल गया। एक मास्टर कहते हैं कि अगर हम लोग इसी उम्मीद में रहेंगे तो फिर आखिर प्रिंस और बाकी के लोगों का क्या होगा। लॉर्ड कहते हैं कि वो सभी के सभी बच्चे जाना चाहते हैं 100 डायनेस्टीज वॉर के अंदर। अगर वो लोग इतनी छोटी सी मुसीबत से नहीं निपट पाएंगे तो वो उस वॉर में जाने के लायक भी नहीं है। जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है लिंदोंग को, जिसको तुरंत ही जगाता है मिस्टर दाओ, जो कि यहाँ पर अपने ऊपर हमला होने की वजह से इंजर्ड तो हो ही चुका था। लिंदोंग कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर नीचे का नजारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता होगा, लेकिन अब जो यहाँ पर होने वाला था वाकई में उसने कभी भी इसके बारे में सोचा नहीं होगा, क्योंकि वो जो मिथिकल बीस्ट होता है अब तो उसकी स्पिरिट भी आजाद हो चुकी थी, जिससे कि अब वो बाहर निकल के आता है लावा के अंदर से, जो कि देखने में ही इतना ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग लग रहा था। इसे तो बड़े से बड़े महारथी भी हरा नहीं पाएंगे। मिस्टर दाओ कहता है कि वे फाइनली अवेकन हो चुका है, हमें इससे बचना होगा। तो उसके साथ में फाइट करने के लिए लिंदोंग तुरंत ही लेकर आ जाता है अपने हेवनली स्पीयर को, लेकिन वो मिथिकल बीस्ट भी चैलेंज कर रहा था लिंदोंग को, जिसने उसको हराने के लिए एक बहुत ही जोरों का हमला भी कर दिया था। साथ ही साथ वो लिंदोंग के ऊपर दहाड़ते हुए हमले पर हमले करते ही जा रहा था। हम ये देख पाते हैं कि इस बीस्ट की बॉडी के अंदर होती है बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेमोनिक पावर, क्योंकि उसके मुंह से निकल रही होती है फायर, जिसका मुकाबला लिंदोंग अपने हेवनली स्पीयर की मदद से कर रहा था। लेकिन ये काफी नहीं होता, वो उसको थोड़ा सा रोकने के लिए अपने ड्रैगन पावर को यूज करता है, लेकिन वो भी किसी काम में नहीं आती, बल्कि लिंदोंग को ही बार बार और लगातार उसके हमलों का मुकाबला करना पड़ रहा था। तो फिर अब यहाँ पर लिंदोंग ने उसके ऊपर अपने पावरफुल स्पीयर अटैक को करना शुरू कर दिया था, जिनकी फाइट सच में काफी ज्यादा लाजवाब होती है, क्योंकि लिंदोंग अपने स्पीयर का यूज करते हुए काफी बड़े बड़े रॉक्स को भी उठाकर उसके ऊपर फेंक रहा था। लेकिन अभी तक उसे इस बीस्ट की कमजोरी के बारे में पता ही नहीं चला था कि आखिर उसको हराएगा कैसे, बल्कि ये बीस्ट तो लिंदोंग के साथ में फाइट करने की वजह से और भी ज्यादा गुस्से में आने लगता है। साथ ही साथ मिस्टर दाओ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग करें तो क्या करें। अभी वो लिंदोंग को बताने लगता है कि नॉर्मल अटैक से इस बीस्ट को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये हजारों साल पुराना एक मिथिकल बीस्ट है, इसी वजह से तुम्हें अपने सुपर पावर का यूज करना होगा। लिंदोंग कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर मुझे करना क्या होगा। मिस्टर दाओ बताता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से उसकी स्पिरिट को उसकी बॉडी से बाहर निकालना होगा। ऐसा होते ही स्केलेटन किसी भी काम का नहीं होगा और ये दोबारा से मर जाएगा। अब ये तुम्हें देखना होगा कि आखिर तुम ये करोगे कैसे। इसे कहता है कि ठीक है, तुम उसे अपनी ओर ले जाओ, तब तक मैं कुछ कमाल करके दिखाता हूँ, क्योंकि मिस्टर दाओ अपनी पावर को यूज करने वाला है उसकी स्पिरिट को उसकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए। लिंदोंग कहता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, जिससे कि वो तुरंत ही और भी ज्यादा पावर के साथ में अपनी स्पिरिट अटैक को करने लगता है इसी बीस्ट के ही ऊपर। लेकिन ये बीस्ट तो हमलों की वजह से और भी ज्यादा गुस्से में ही आते जा रहा था। लिंदोंग की भी हालत खराब हो जाती है उसको हराने में, जिस मोमेंट पर मिस्टर दाओ अपनी पावर का यूज करने लगते हैं उसकी बॉडी से स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए। लेकिन ऐसा करने में तो मिस्टर दाओ की भी हालत खराब होने लगती है। लिंदोंग कहता है कि लगे रहो
तुम जल्दी से जल्दी इसकी बॉडी से स्पिरिट को बाहर निकाल दो। लेकिन ये बीस्ट भी बहुत ही ज्यादा शातिर होता है क्योंकि वो तभी यूज करने लगता है अपनी डीमन स्पिरिट्स को, क्योंकि मिस्टर दाओ को रोकने और परेशान करने के लिए चली जाती है, जिसकी वजह से वो अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसका ध्यान टूट जाता है और मिथिकल बीस्ट की स्पिरिट वापस से उसी की बॉडी में ही चली जाती है। इसका मुकाबला करने के लिए अब लिनडोंग तुरंत ही यूज करने लगता है अपनी मल्टीपल क्लोन टेक्निक को, जिससे कि वो अपने कई सारे क्लोन्स को लेके उसके ऊपर हमला करने के लिए जा चुका था। लेकिन अब ये फाइट तो और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी, इसलिए लिनडोंग के पास में एंशिएंट स्टोन के अलावा और कोई चारा नहीं बचता, जिसका यूज करते हुए वो इस बीस्ट की स्पिरिट को ही डेवोर करने की कोशिश करने लगता है, जो कारनामा उसने वाकई में बहुत ही जल्द करके भी दिखा दिया था, जिसकी वजह से बीस्ट वापस से ही बन जाता है एक स्केलेटन में, जो कि अब किसी भी काम का नहीं रह जाता। और बाहर की तरफ जितनी भी डीमन स्पिरिट्स जा चुकी थी, उनके गायब होने की वजह से लैंकियन को भी एहसास हो जाता है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। और जो मोलिंग और डोयन होते हैं वो लोग भी शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये डीमन स्पिरिट अचानक से कहां पर गायब हो गई। जिसके बाद अब हम लोग गहराई में देख पाते हैं लिनडोंग को, जिसके पास में मिस्टर दाओ पहुंच जाता है और मुझसे कहता है कि लड़के तुमने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसकी वजह से तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई। डोंग उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तो एकदम ही ठीक हूँ, लेकिन मुझे खुद भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं भी इस लेवल की बीस्ट की स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। जिस मोमेंट पर तभी उस स्केलेटन की बॉडी में हलचल होने लगती है, जिसके अंदर से तभी बाहर निकल के आ जाता है लिनडोंग का स्पीयर, जो कि पूरी तरीके से भरा हुआ होता है मिथिकल बीस्ट की पावर से। मिस्टर दाओ बताता है कि ये असल में है एंशिएंट क्रोकोडाइल की पावर। ये तुम जो अपने हाथों में देख पा रहे हो, ये है उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत, क्योंकि इसकी एनर्जी से रिफाइन होकर बना है ये नया स्पीयर। वो बताता है कि नॉर्मल बीस्ट के पास में ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं होती, लेकिन जरा एक बार इस एंशिएंट क्रोकोडाइल की तरफ देखो तो सच में इसकी सोल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम खुद ये सोचो, तुम्हें इतनी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर की स्पिरिट मिल चुकी है। तुम्हें इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे हाथों में है एक रिफाइन हो चुका ट्रेजर। जो चीज देख के तो लिनडोंग भी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि अब उसके हाथों में होता है अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजर। मिस्टर दाओ से कहता है कि वैसे तुम्हें खुश तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो तुम्हारे हाथों में है उसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि ये जो ट्रेजर है वो पूरे के पूरे आने वाले 100 डायनेस्टीज वॉर में तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हेल्प भी करेगा। साथ ही साथ तुम्हारे पास में अब एक और भी एबिलिटी आ चुकी है, जिसकी हेल्प से तुम फ्यूचर में अपने लिए एक एंशिएंट बीस्ट की डीमन स्पिरिट को भी समन कर सकते हो। सोचो लिनडोंग, तुम कितने ज्यादा लकी हो कि तुम्हें ये चीज मिल गई। लिनडोंग कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस लेवल के बीस्ट को समन कर पाना ये कोई आम बात नहीं होती। इस बीस्ट को समन करने में ही मेरी आधी से ज्यादा एनर्जी चली जाएगी। दाओ कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाने के लिए यूज करना होगा इसी बीस्ट की ही एसेंस और ब्लड को, फिर तो तुम्हारे अंदर एनर्जी की भी कमी नहीं होगी। चलो ठीक है, पर मैं सबसे पहले इसके ब्लड और एसेंस को कलेक्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि फिर लिनडोंग तुरंत उसके पास में जाता है और उसकी बॉडी से बाहर निकालने लग जाता है उसका ब्लड और एसेंस। जिस चीज को निकालते हुए उसने बदल लिया होता है एक पिल में। लिनडोंग मिस्टर दाओ से कहता है कि देखो मैंने उसके ब्लड को प्राप्त कर लिया। लिनडोंग कहता है कि चलो ठीक है, अब हमें यहाँ से चलकर उस स्पिरिट पूल की स्पिरिट को भी एब्सॉर्ब करना होगा। जो बात सुन के मिस्टर दाओ लिनडोंग से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम वो काम ऊपर जाकर क्यों करोगे? तुम्हें ये पता है कि इस जगह की एनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो इसी जगह पे ही है। लिनडोंग हंसते हुए कहता है कि अरे हाँ, ये तुम्हें भूल ही गया था। उसके बाद अब सबसे पहले पूल के अंदर से बाहर निकल के आ जाता है लैंकियन, जिसको देखते ही मोलिंग उससे पूछता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर पानी के नीचे क्या हुआ। लेकिन लैंकियन ने एक नई कहानी सोच ली होती है लिनडोंग के बारे में, जिसे वो बता रहा होता है लॉर्ड और सभी एल्डर्स के ही सामने। वो कहता है कि मैंने सोचा था कि लिनडोंग केवल आगे ही बढ़ना चाहता है, लेकिन लिनडोंग के इरादे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसने मुझे पानी के अंदर जान से मारने की भी कोशिश की थी। यहाँ तक कि मैंने तो उसे मना भी किया था कि पानी के नीचे मौजूद उस फॉर्मेशन को ब्रेक ना करो, नहीं तो इसकी वजह से हम सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है। लेकिन लिनडोंग नहीं माना। अगर मैं उसको रोकता तो वो मुझे जान से भी वहीं पर ही मार देता। यहाँ तक कि उसने तो गुस्सा दिखाने के लिए उस फॉर्मेशन को भी ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से हम सभी लोगों को इतनी ज्यादा मुसीबत भी झेलनी पड़ी है, जिसकी वजह से पूल के नीचे जो खतरनाक चीज थी उसी ने ही लिनडोंग को खा लिया। जो बात सुन के एक एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि उस कमीने की वजह से ये पूरी की पूरी इंपीरियल सिटी ही बहुत ही बड़े खतरे में आ गई थी। मैंने सोचा नहीं था कि ये लिनडोंग इतना ज्यादा खतरनाक बंदा होगा। बात से गुस्से में आकर वेंग ले भी कहने लग जाते हैं लिन फैन से कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे डिसाइपल इतनी ज्यादा खतरनाक इंटेंशंस को रखते होंगे, जिसने इस पूरी सिटी को खतरे में डालने से जरा सा भी नहीं सोचा। तुम लोगों को इस काम का अंजाम तो जरूर से ही चुकाना होगा। जब ये लोग इसके बारे में बातें कर ही रहे थे तो फिर इसी मोमेंट पर हमें आवाज आती है लिनडोंग की, जो कि ये कहने लगता है कि शायद मेरे अब्सेंस का बहुत ही गलत फायदा उठाया जा रहा है और आकर ऐसी झूठी कहानियां सुनाने से फायदा क्या ही होगा। जिस मोमेंट पर अब तभी बाहर निकल के आ जाता है लिनडोंग, जिसके पास में तुरंत ही पहुंच जाता है शोयान। लिनडोंग से कहता
कहता है कि चिंता मत करो बच्चे, मैं तो एकदम ही ठीक हूँ। लैंगटन अपने कारनामे को छुपाने के लिए कहने लग जाता है कि लिनडोंग, तुमने पूरी सिटी को ही खतरे में डाल दिया था, इसीलिए तुम्हें लॉर्ड से अभी के अभी और इसी वक्त ही माफी मांगनी होगी। लिनडोंग कहता है कि लॉर्ड लैंगटन ने आपसे जो कुछ भी कहा है उसका एक एक शब्द ही झूठा है, क्योंकि जिसने असल में फॉर्मेशन को ब्रेक किया था वो है लैंगटन। जो बात सुन के तो लॉर्ड और बाकी के लोग भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों अलग अलग बातें कर रहे थे। लॉर्ड कहते हैं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मुझे ये बताओ कि आखिर बॉटम में हुआ क्या था। लिनडोंग कहता है कि बिल्कुल, मैं आपको सब कुछ एकदम सच सच ही बताऊंगा। वो कहता है कि लैंगटन की वजह से वहाँ से एंशिएंट बीस्ट आजाद हो चुका था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए क्योंकि मैंने सब कुछ ही ठीक कर दिया है और कभी भी अब दोबारा से इंपीरियल सिटी के ऊपर कोई भी बड़ा खतरा नहीं आएगा। वेंगले कहते हैं कि आकर हम तुम्हारी बात पर भरोसा कैसे कर लें, आकर तुम्हारे पास में इस बात का क्या सबूत है। जैसे कि लिनडोंग तुरंत ही यहाँ पर निकाल लेता है उसी क्रोकोडाइल की हड्डियों से बने हुए उसी स्पीयर को और कहता है कि ये है उसी की बॉडी से रिफाइन हुआ एक स्पिरिचुअल ट्रीजर। ये नजारा देखकर तो लैंगटियन का तो खून ही खोल चुका था। लॉर्ड भी खुश होते हुए कहते हैं कि लिनडोंग, तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया। उससे कहते हैं कि बच्चे, मुझे ये बताओ, क्या तुम जानते हो कि एक्चुअली में वो मिथिकल बीस्ट कौन था? क्योंकि यही बीस्ट सैकड़ों सालों पहले रॉयल फैमिली के लिए एक सिर दर्द बना हुआ था। बताते हैं कि जब ये द ग्रेट यान डायनेस्टी का उदय हो रहा था तब इस बीस्ट ने पूरी की पूरी डायनेस्टी में ही तबाही मचा के रखी हुई थी। ये लोगों को नुकसान पहुंचाता था, पूरी की पूरी सिटीज को ही तबाह करके रख देता था, जिसकी वजह से फिर यान डायनेस्टी ने काफी सारे जीनियस को इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग मिलकर भी उसको हरा ना सके। यहाँ तक कि इस बीस्ट को हराने के लिए पूरी की पूरी यान डायनेस्टी का पैसा भी खर्च हो चुका था। बुलाया गया था एक सुपर सेक्ट के स्ट्रॉन्ग मैन को, जिनकी मदद से इस बीस्ट को पकड़ा गया और हमेशा हमेशा के लिए दफन भी कर दिया गया। दफन करने के साथ साथ ऊपर एक फॉर्मेशन को भी बनाया गया था ताकि ये कभी भी बाहर भी ना निकल सके। लेकिन इस बीस्ट के पास में इतनी ज्यादा पावर थी कि ये खुद से ही पावरफुल वेपन्स को रिफाइन भी कर सकता था। इसकी वजह से ये हमारी रॉयल फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा खतरा भी बन चुका था। लेकिन बच्चे, वाकई में मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि तुम इसका निजात निकाल दोगे। ऐसा करने के लिए पूरी की पूरी रॉयल फैमिली हमेशा ही तुम्हारी शुक्रगुजार रहेगी। लिनडोंग कहता है कि मैं भी बहुत ही खुश नसीब हूँ जो कि मैं आपके किसी काम में आ सका। लॉर्ड कहते हैं कि तुमने अपनी ताकत के दम पर हासिल किया है इस स्पीयर को, इसी वजह से आज के बाद से ये हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा ही है। लेकिन आज जो कुछ भी यहाँ पर होने वाला था उसकी वजह से हमारी सिटी भी खत्म हो सकती थी। तुम्हारी वजह से भले ही दिक्कत होने वाली थी, लेकिन तुमने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। इसीलिए मुझे कुछ भी साबित नहीं करवाना कि कौन सही है और कौन गलत। अब सभी के सभी लोग यहाँ से वापस जाओ और अच्छे तरीके से अपना अपना आराम करो, क्योंकि आज से 5 दिनों के बाद तुम लोगों को रिप्रेजेंट करना होगा अपनी द ग्रेट यान डायनेस्टी को, क्योंकि अब तुम लोगों को भेजा जाएगा यहाँ से 100 डायनेस्टीज वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। जिससे कि सभी के सभी डिसाइपल रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मोलिंग बात करने लग जाता है अपने पिताजी से। लिनडोंग ने उस बोन स्पीयर को अपनी ही ताकत के बल पर हासिल कर लिया। मुझे यकीन नहीं होता कि इसने अकेले ही इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट को हरा दिया। जरूर से मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। आपने आकर उससे पूछा क्यों नहीं कि उसने ऐसा कैसे कर दिखाया? लॉर्ड कहते हैं कि उस बच्चे के पास में ऐसी एबिलिटीज हैं जो कि हमारे पास में नहीं है। अगर हम उससे पूछेंगे तब भी वो हमें नहीं बताएगा, फिर आकर पूछने से फायदा ही क्या होगा? मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि इस बच्चे का फ्यूचर तुम सभी में सबसे ज्यादा अलग होगा। इसीलिए हम लोग आकर ऐसी चीज को क्यों ही छेड़े जिसे हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें वॉर के अंदर उसके साथ में अच्छे रिलेशन बना के रखने होंगे। जिसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है शो यान को, जिसकी पावर्स को बढ़ा रहा था लिनडोंग। लिनडोंग मिस्टर दाओ से कहता है कि क्या ये इसकी वजह से एकदम ही ठीक हो जाएगा? मिस्टर दाओ कहते हैं कि तुमने जो एंशिएंट क्रोकोडाइल का ब्लड और सेंस को प्राप्त किया था वो एक्सट्रीमली वायलेंट लेवल का है, लेकिन तुम इस टाइगर की फिजिक के बारे में अच्छे तरीके से जानते हो। ये बहुत ही आसानी के साथ में उस एनर्जी को एब्सॉर्ब भी कर लेगा। जब ये इसमें कामयाब हो जाएगा तो ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। लिनडोंग कहता है कि हमारे लिए पुल के नीचे जाना बिल्कुल भी व्यर्थ में नहीं गया। मिस्टर दाओ बताता है कि इस टाइगर के पास में असल में पावर है म्यूटेशन की, और साथ ही साथ इसे तुम्हारी वजह से काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलते रहते हैं। इसकी वजह से इसका फ्यूचर एकदम ही लिमिटलेस है, ये बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ पाएगा। लिनडोंग मिस्टर दाओ से कहता है कि वैसे मैंने सुना था कि जो एनिमल्स होते हैं वो भी अपनी रियल्म को आगे बढ़ाते हुए पहुंच सकते हैं वेट प्लेट रियल्म में, जिसके बाद फिर उनके पास में भी शक्ति आ जाती है कि वो आ सकते हैं अपने ह्यूमन फॉर्म में। ये शोयान भी आने वाले समय में एक ह्यूमन में बदल जाएगा। मिस्टर दाओ कहते हैं कि अगर ये उस लेवल में पहुंच गया तो डेफिनेटली ह्यूमन फॉर्म में भी बदल सकता है। ये स्टूपिड टाइगर तुम्हारी बहुत ही ज्यादा हेल्प भी करेगा 100 डायनेस्टीज वॉर के अंदर। में अपने साथ साथ इसको भी तैयार करना होगा उस वॉर के लिए, और तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम केयरफुल रहो लिन लैंगटियन से, क्योंकि वो दोबारा से किसी न किसी मौके में होगा कि वो किस तरीके से तुम्हें हरा सके। लोग कहता है कि हाँ मैं तैयार रहूंगा। उसे इस बात की उम्मीद होती है कि शायद वो बैटल खत्म होने के बाद देख सके अपने खास शख्स को, जिसके बाद फिर अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक बहुत ही खूबसूरत वैली का नजारा, जहाँ पर अपन लोग आता हुआ देख पाते हैं किंग जू को, जिसकी मास्टर उससे
उससे कहने लग जाते हैं कि किंगजू, मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ ढूंढ के निकालो। किंगजू भी कहती है कि प्लीज मास्टर, मुझे बताइए कि आखिर मुझे क्या करना होगा। वो बताती है कि ये तो तुम्हें भी पता है कि अब शुरू होने वाला है 100 डायनेस्टीज वॉर, लेकिन हाल फिलहाल में एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर कुछ अनयूजुअल सी मूवमेंट्स को देखा गया है। मैं ये चाहती हूँ कि तुम एंशिएंट बैटलफील्ड में जाओ मेरे रूप में, वहाँ पर होने वाले कंपटीशन को भी एक्सप्लोर करो। किंगजू कहती है कि बेशक मैं आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगी। यानी कि किंगजू भी जाने वाली है 100 डायनेस्टीज वॉर के अंदर। इसके आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। जहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि लिंदोंग के साथ साथ जितने भी बंदे होते हैं वो सभी के सभी आ चुके होते हैं स्पेशल पूल से बाहर। और अब वो भी वक्त आ चुका था जब ये लोग जाने वाले होते हैं 100 डायनेस्टीज वॉर के लिए, जिससे कि सिटी लॉर्ड तुरंत ही इन सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और ये बताने लग जाते हैं एंशिएंट बैटलफील्ड के बारे में, जहाँ पर ये पांचों के पांचों बंदे ही जाने वाले थे। वो बताते हैं कि एंशिएंट बैटलफील्ड एक ऐसी जगह है जो कि सदियों से खाली पड़ी हुई एक जगह है, लेकिन खाली पड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि वो की बर्बाद जगह है या बेकार जगह है। वहाँ पर अनगिनत मात्रा में ट्रेजर्स और अनगिनत मात्रा में इनहेरिटेंस छुपे पड़े हैं। जिसके बाद फिर जैसे ही उस जगह को ज्वाइन किया तो सुपर सेक्ट ने तो उन्हीं लोगों के द्वारा अरेंज करवाया जाता है 100 डायनेस्टीज वॉर को, जिसमें अनगिनत डायनेस्टीज हिस्सा लेती है वॉर लड़ने के लिए, जिसके अंदर पूरी की पूरी डोंगजोन टेरिटरी के लोग हिस्सा लेते हैं। कहते हैं कि वैसे कहने को तो हमारी ग्रेट एंड डायनेस्टी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितने की बाकी के डायनेस्टीज है, लेकिन मुझे इतना तो यकीन है कि मेरी ये जो पांचों ही शेर है, अगर वो साथ में मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की सहायता भी करते रहेंगे, तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि ग्रेट यान डायनेस्टी को भी जाना जाएगा एक सुपर पावर के नाम से। इसीलिए सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम लोग यहाँ से जाने वाले हो एंशिएंट बैटलफील्ड में। जैसे कि यहाँ पर जितने भी मास्टर्स होते हैं वो सभी के सभी अपने अपने डिसाइपल्स को सिखाने लग जाते हैं और बताने लग जाते हैं। उनका जो सेक्ट है वो लोग जिस फैमिली से भी बिलोंग करते हैं उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आ चुकी होती है इन्हीं लोगों के कंधों के ही ऊपर। एल्डर लिन फैन भी लिन लैंगटियन और लिंदोंग से कहते हैं कि अब तुम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ से पहुँच जाओगे एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों के बीच में जो भी मसला होगा उसको साइड में रख के तुम लोग सबसे पहले अपने क्लेन के लिए काम करोगे, क्योंकि फिर तभी जाकर हमारे लिन क्लेन का नाम सबसे ऊपर आ पाएगा। तो वो दोनों ही कहते हैं कि हाँ मास्टर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। तभी लॉर्ड भी यहाँ पर प्रिंस मोलिंग को ये समझाने लग जाते हैं कि तुम वहाँ पर जो कुछ भी प्राप्त करोगे उसका पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ने वाला है हमारी ग्रेट यान डायनेस्टी के ऊपर। इस बात को भी मत भूलना कि तुम असल में प्रिंस हो ग्रेट यान डायनेस्टी के। इसी वजह से तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि वहाँ पर जितने भी लोग जाएंगे तुम उन सभी के लीडर कहलाओगे, तुम उन लोगों को लीड करोगे। तुम्हारे ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में मौका पाना है सुपर सेक्ट में जाने का। मोलिंग कहता है कि बिल्कुल पिताजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी जान लगा दूंगा वहाँ पर जाने के लिए। और कहते हैं कि साथ ही साथ बेटे, मेरी इस बात को भी याद रखना कि तुम्हें वहाँ पर जाकर अच्छे रिलेशन बनाने होंगे लिंदोंग के साथ में, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो कि आज से 3 साल पहले लिंदोंग लिन लैंगटियन के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं था, लेकिन अब ये साफ साफ देख ही सकते हो और तुम ये जानते भी हो कि कल होली स्पिरिट पॉन्ड के अंदर क्या हुआ था, लिंदोंग ने क्या किया था। इसी वजह से मुझे भी यकीन है कि वो हमारी ग्रेट यान डायनेस्टी को बहुत ही सारी मदद भी कर पाएगा। मोलिंग कहता है कि चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं इस बात का काफी अच्छे तरीके से ध्यान भी रखूंगा। जिस मोमेंट पर अब तभी आसमान में एक पोर्टल ओपन होने लगता है जो कि यहाँ से इन लोगों को ले जाएगा एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर, जिसको बनाया जा रहा होता है एक फॉर्मेशन के जरिए। जिस फॉर्मेशन की एनर्जी अब जैसे ही नीचे आ जाती है तो लॉर्ड कहने लगते हैं कि सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम लोगों के जाने का वक्त आ चुका है। फिर लिंदोंग लिन लैंगटियन सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं उस फॉर्मेशन की तरफ, जो कि यहाँ से इन लोगों को ले जाएगी एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर। और अभी पांचों के पांचों पहुंच चुके होते हैं उसी फॉर्मेशन के अंदर। वे जाते हुए लॉर्ड इन लोगों से कहते हैं कि मेरी इस बात को याद रखना कि तुम लोग जैसे ही बैटलफील्ड के अंदर पहुंच जाओगे तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल मोन्स्टर्स के साथ में भी तुम लोगों का मुकाबला होगा। और साथ ही साथ वहाँ पर और भी बाकी के डायनेस्टीज के स्ट्रॉन्ग मैन भी देखने को मिल जाएंगे, जिनके साथ में भी तुम्हारा मुकाबला हो सकता है, जो कि असल में तुम लोगों का सबसे बड़ा खतरा साबित भी होंगे। जिसके तुरंत बाद ये पांचों के पांचों यहाँ से एंटर कर जाते हैं उसी पोर्टल के अंदर। और लॉर्ड ये कहते हैं एंशिएंट बैटलफील्ड में तुम लोग आके क्या प्राप्त करते हो ये तुम्हारी किस्मत
पे ही निर्भर करता है। जिसके बाद वो अगले ही सीन में इन पांचों को ही एंटर करते हुए दिखाया जाता है एशियंट बैटलफील्ड के अंदर। जो जगह तो वाकई में काफी ज्यादा वीरान होती है और रूखी सूखी भी नजर आ रही थी। लिंदोंग तभी प्रिंस से कहता है कि क्या हम लोग पहुंच गए, जिससे कि ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और प्रिंस कहता है कि हाँ हम लोग पहुंच चुके हैं एशियंट बैटलफील्ड में, जहाँ पर लिंदोंग को आसमान में उड़ते हुए काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट भी नजर आ रहे थे। तभी फिर बारबेरियन सेक्ट का बंदा ये कहने लग जाता है कि हाँ बेशक ये जगह है एशियंट बैटलफील्ड, क्योंकि तुम लोग भी यहाँ की हवा के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेवन और अर्थ की एनर्जी को महसूस कर पा रहे होगे। लिंदोंग उससे कहता है कि हाँ बेशक यहाँ पर ऐसा है और तभी उसको आसमान में उड़ती हुई एक फ्लाइंग सिटी नजर आती है, जिसके बारे में वो पूछने लगता है थर्ड प्रिंस यानी कि मोलिंग से। उससे कहता है कि आखिर वो क्या चीज है। तो फिर प्रिंस लिंदोंग को ये बताता है कि असल में उसी को ही कहा जाता है सुपर सैक, और फिलहाल में हमारे पास में वहाँ पर जाने का कोई भी चांस नहीं है। वहाँ पर जाने के लिए हमें केपेबल बनना पड़ेगा। वो कहता है कि क्योंकि सबसे पहले हम लोग अपनी पूरी की पूरी 1 साल बिताने वाले हैं इसी एंशिएंट बैटलफील्ड के ही अंदर, और इस टाइम पीरियड में जो भी पहुंच जाएगा पावर्स में निर्वाणा के रियल में, उसी के पास में ही ये मौका मिल पाएगा कि वो वहाँ पर ऊपर जा सकता है और ज्वाइन कर सकता है सुपर सेक्ट को, जिससे कि वे पांचों के पांचों सपना देखने लगते हैं सुपर सेक्ट में ज्वाइन होने का। अभी बारबेरियन सेक्ट का दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि वैसे प्रिंस आप तो इस जगह के बारे में बहुत ही ज्यादा कुछ जानते हो। तो मोलिंग कहता है कि ऐसा आखिर हो भी क्यों ना, मैं हूँ एक रॉयल प्रिंस और इस जगह पे ऑलरेडी मेरे काफी सारे एंसेस्टर्स भी आ जा चुके हैं, जिन्होंने मुझे ये सारा का सारा ज्ञान दिया, जिन्होंने साथ ही साथ मेरे साथ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। जिस मोमेंट पर फिर तभी शाओयान को कुछ अलग सी आवाजें आने लगती है जो कि उसको कान को परेशान कर रहे थे। इसी वजह से वो तुरंत ही चौकन्ना होकर अपने रियल अवतार में आ जाता है और दहाड़ने भी लगता है, क्योंकि अब उसके सामने तुरंत ही आ जाता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इविल बीस्ट। जो नजारा देख के बारबेरियन सेक्ट का बंदा कहने लग जाता है कि मेरे ख्याल से ये तो एक ऑर्डिनरी सा मॉन्स्टर ही है। वैसे मिस्टर लिंदोंग आपका ये पालतू इतना ज्यादा गुस्से में क्यों आ रहा है इसको देखकर? ऐसा तो नहीं है कि ये नए मॉन्स्टर को देख के थोड़ा सा डर गया हो? जो बात सुन के तभी प्रिंस उसको बताने लग जाता है कि तुम्हें इस बात के लिए बिल्कुल भी केयरलेस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एशियंट बैटलफील्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई अकेला मॉन्स्टर बहुत ही कम आता है। इस मोमेंट पर तभी ये लोग देखते हैं कि इन लोगों को तो मॉन्स्टर्स के द्वारा चारों तरफ से ही घेर लिया गया था जान से मारने के लिए, जो कि इन लोगों को घेरते ही जा रहे होते हैं और इन लोगों की जान भी खतरे में आ गई थी। लेकिन इतनी आसानी के साथ में ऐसा होगा नहीं। ये सभी के सभी अब जैसे ही अटैक करने के लिए तैयार होते हैं तो प्रिंस कहने लगता है कि मौका आ चुका है फाइट करने का। तो फिर उसी मोमेंट पर लिंदोंग ने तुरंत ही अपने स्पीयर को लेकर आ चुका होता है और सभी के सभी अपने वेपन्स को भी लेके आ चुके थे, जहाँ पर तुरंत ही फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। और जैसे ही एक बीस्ट अटैक करने के लिए आने लगता है लिंदोंग पर, तो उसको पहले से ही निपटा देता है शाओयान। जिसके बाद फिर लिंदोंग ने बाकी के बीस्ट के साथ में मुकाबला करना भी शुरू कर दिया था। ये फाइट काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ने लगती है। लिंदोंग का स्पीयर बहुत ही ज्यादा गजब का दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ प्रिंस मोलिंग भी कोई कमजोर बंदा नहीं है, वो भी काफी सारे बीस्ट को मार रहा था। इसके साथ साथ हमें बाकी के मेंबर्स को भी दिखाया जाता है फाइट करते हुए, जो लोग बड़ी ही आसानी के साथ में मिलकर उन सभी बीस्ट को मार गिराते हैं। लिंदोंग अपने स्पीयर को बाहर निकालता है और तुरंत ही वो जो बीस्ट उसने मारा होता है उसके सेंस को लेकर बदल लेता है एक छोटी सी पिल के अंदर। लिंदोंग देखता है कि असल में इस छोटी सी पिल के अंदर मौजूद है निर्वाणा की एनर्जी, जिससे कि एक बंदा ये कहने लग जाता है कि वैसे ये फाइट हमारी बर्बाद नहीं गई, कम से कम हमें एशियंट बैटलफील्ड के अंदर निर्वाणा तो देखने को मिल ही गया। वो कहने लगता है कि क्या वाकई में एशियंट बैटलफील्ड के अंदर इतनी आसानी के साथ में निर्वाणा को प्राप्त किया जा सकता है? जो बात सुन के प्रिंस उसको ये बताने लग जाता है कि हाँ वैसे दिन में ऐसा करना पॉसिबल तो है, लेकिन जैसे ही रात हो जाएगी और जैसे ही अंधेरा हो जाएगा यहाँ पर राज पड़ जाएगा इविल स्पिरिट्स का, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उनके केवल अपीयर होने से ही हमारी जो स्ट्रेंथ है वो अपने आप ही सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ उस टाइम पर जो भी मॉन्स्टर्स निकलते हैं वो इतने ज्यादा सुपर वायलेंट और इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि कोई भी नॉर्मल कल्टिवेटर यहाँ पर सरवाइव तो कर ही नहीं पाएगा रात के समय में। वो बताता है कि भले ही तुम की क्रिएशन रियल्म के भले ही कितने ज्यादा पावरफुल बंदे क्यों ना हो, लेकिन रात के समय में जैसे ही यहाँ पर ग्रुप आएगा मॉन्स्टर्स का भरा हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी के साथ में अपनी जान को बचाया जा सकता है उन मॉन्स्टर्स के जबड़ों से। इसी वजह से हम लोगों को बच के रहना होगा। तभी वो देखता है कि अभी दिन कितना रह गया है, जिसके बारे में उससे एक बंदा पूछता है अगर तुम्हारा कहना एकदम सही है और हम तुम्हारी बात को मान भी लें तो फिर आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रिंस कहता है कि इस हिसाब से हम लोगों को अपने आप को बचाने के लिए अंधेरा होने से पहले एक शेल्टर ढूंढना होगा सर ढकने के लिए, क्योंकि तभी जाकर रात के अंधेरे में मॉन्स्टर से अपने आप को बचाया जा सकता है, खुद को सर्वाइव किया जा सकता है। इसीलिए इन लोगों का मिशन होता है कि इन्हें सबसे पहले ढूंढना होगा
एक शेल्टर को, जिससे कि शायद तुरंत ही लिंदोंग के कंधे पर आता है और ये लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं एक शेल्टर को ढूंढने के लिए। यहाँ तक कि अब तो चलते चलते इन लोगों को शाम भी होने वाली थी और तभी फिर रुक जाता है प्रिंस, क्योंकि उसे अपने सामने एक जगह नजर आई होती है जिसके बारे में लिंदोंग कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जगह कोई एक सिटी हो। जो बात सुन के मानशान कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि फाइनली हम लोगों ने अपनी रात बिताने के लिए एक जगह को ढूंढ ही लिया, लेकिन उन लोगों को क्या पता होता है कि वहाँ पर क्या होने वाला है। तभी प्रिंस कहता है कि ठीक है, यहाँ से जल्दी से आगे चलना शुरू करो, लेकिन इस जगह के अंदर पहुँचने के लिए भी होते हैं 3 दरवाजे और ये लोग जैसे ही पहला दरवाजा पार करते हैं, मानशान कहता है कि हम लोग तो इस जगह को एक सिटी समझ रहे थे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो है एक रूइन। प्रिंस उससे कहता है कि चलो कुछ नहीं तो हम लोग इस जगह को एक शेल्टर के जैसे तो देख ही सकते हैं। लेकिन अभी लोग जैसे ही पहुँचे होते हैं तीसरे दरवाजे के पास में, तो वहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे लोग जमा हो चुके थे, जहाँ पर कुछ बंदों के सामने होते हैं कुछ एक और सेक्ट के बंदे, जो कि कहने लगते हैं कि यांग चैंग यानी कि इस जगह को हम लोगों ने सबसे पहले ढूंढा था, इसी वजह से ये जगह बिलोंग करती है हमारे होली लाइट डायनेस्टी से। इसी वजह से अगर तुम लोग जाना चाहते हो इस सिटी के अंदर, इसके बदले में तुम में से हर एक पर्सन को चुकाने होंगे टोटल 10 निर्वाणास, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर कोई भी जगह नहीं मिलेगी रुकने के लिए। जैसे कि कुछ बंदे ये कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हम लोग तो तुमसे पहले यहाँ पर आए थे। और वो जो होली लाइट डायनेस्टी का बंदा होता है उसका हमें नाम बताया जाता है जिया हुआ, जिसका अंदर जाने के लिए कुछ लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया था और वो लोग फोर्सफुली अंदर जाने की कोशिश भी करने लगते हैं, लेकिन इन सभी को रोकने के लिए तभी एक और बंदे की एंट्री होती है, जो कि जैसे इन बंदों के ऊपर अपनी पावर्स का यूज करता है, तो पहले तो उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में उन लोगों के बॉडी के साथ में ऐसा क्या हो गया। जिसके अगले ही पल जैसे उसने चुटकी बजाई होती है तो वो सभी के सभी बंदे राख में बदल जाते हैं, और ये भी बिलोंग करता है होली लाइट सेक्ट से, जिसका हमें नाम बताया जाता है जिनफैंग, जिसकी पावर्स का नजारा देख के लिंदोंग के क्रूअल मेथड को यूज किया इन बंदों को जान से मारने के लिए। अभी फिर जिया हुआंग आ जाता है जिनफैंग के पास में और उससे कहने लगता है कि सुनिए सीनियर ब्रदर, आपने एकदम सही काम किया उन लोगों के साथ में। तो फिर तभी जिनफैंग ये कहने लग जाता है कि अगर तुम लोग सिटी के अंदर आना चाहते हो तो तुम में से हर किसी को हमारी होली लाइट डायनेस्टी के नियमों का पालन करना ही होगा, क्योंकि अब ये जगह हमसे बिलोंग करती है, और अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ में भी वही होगा जो कि अभी कुछ देर पहले तुम लोग अपनी आंखों के सामने देख चुके हो कि क्या हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी कमजोर बंदे होते हैं वो सभी के सभी डर जाते हैं कि कहीं उनकी भी जान ना चली जाएगी। जो जिनफैंग होता है वो असल में पहुंच चुका होता है निर्वाणा के हाफ स्टेज में, इसीलिए उन लोगों के मन में ये सवाल आ चुका होता है कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। जिनफैंग कहता है कि जितने भी कमजोर बंदे हैं वो अच्छे तरीके से सबक भी सीख गए होंगे, और ये बात सुनते ही तभी फिर लिंदोंग आगे बढ़ने लगता है उसका मुकाबला करने के लिए, तो फिर उसको रोक लिया होता है प्रिंस मोलिंग ने। वो कहने लग जाता है कि सुनो लिंदोंग, तुम्हारे सामने ये जो बंदा खड़ा है वो निर्वाणा के हाफ स्टेज में पहुंच चुका है, इसी वजह से वो पावर्स में तुमसे कहीं ज्यादा आगे है, इसी वजह से हमें उससे भी पंगा नहीं लेना चाहिए। लिंदोंग को आगे बढ़ता हुआ देखकर तभी जिनफैंग कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बंदे मेरी बात को नहीं मानना चाहते। जो बात सुन के प्रिंस मोलिंग ये कहने लग जाता है कि सुनो लिंदोंग, सबसे पहले हमें जिनफैंग की बात माननी होगी और अंदर जाना होगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रात में, क्योंकि तुम्हें भी ये पता है कि रात के समय में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीस्ट का हमला होता है। अगर हम अकेले रुकेंगे तो डेफिनेटली जान से मारे जाएंगे, इसी वजह से सबसे पहले सिटी के अंदर चलो। इसीलिए प्रिंस मोलिंग खुद की और अपने साथियों की कीमत को चुका देता है अंदर जाने के लिए, जिससे कि जिनफैंग इशारा करता है और जिया हुआ कहने लगता है कि ठीक है, तुम सभी के सभी लोग अंदर जा सकते हो। अच्छा लगा ये देखकर कि कम से कम तुम में से कुछ तो है जो कि समझदार है। जैसे कि लिंदोंग अपने साथियों के साथ में अंदर जाने लगता है, लेकिन उसकी नजर तो होती है जिनफैंग के ऊपर, क्योंकि ये जिनफैंग उसकी निगाहों पे चढ़ चुका था। तभी जिया हुआ कहने लग जाता है कि अब जो कोई भी सिटी के अंदर आना चाहता है वो जल्दी से अपनी अपनी कीमत को चुका दे, जिससे कि सभी के सभी लोग कीमत को चुकाने लगते हैं और अंदर भी आने लगते हैं। जिसके बाद फिर हमें सिटी के अंदर का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सारे के सारे बंदे आ चुके थे, और कम से कम ये जगह थोड़ी बहुत तो सेफ होती है बाहर की जगह से। मैशान कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सिटी की वॉल हमें ज्यादा समय तक बचा पाएगी, क्योंकि वो काफी बुरी तरीके से डैमेज होती है। वो कहता है कि पता नहीं जब बीच का अटैक होगा
तो ये कितने ज्यादा समय तक टिक भी पाएगी और आखिर कितने समय तक ये लोग बीस्ट के हमलों से खुद को बचा भी पाएंगे। और इस बात की तो चिंता यहाँ पर मौजूद हर किसी को हो रही थी। और फिर इसी मूवमेंट पर अभी अचानक से ही अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर एक बीस्ट की रोर सुनाई देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी बंदे मौजूद होते हैं उन लोगों की बॉडी के ऊपर इविल स्पिरिट हावी होने लगती है, जिससे कि उनकी पावर भी सप्रेस हो जाती है। प्रिंस कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये इविल स्पिरिट तो उससे भी कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये देखने वाली और काफी अजीब बात होती है कि इसका असर लिंदोंग के ऊपर नहीं हो रहा था। तो कहने लगता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कोई भी जरा सी भी कमजोरी फील नहीं हो रही है। जो बात सुनते ही मिस्टर दाओ उससे कहने लग जाता है कि बेवकूफ हो गई हो क्या, तुम्हारे साथ में तो मैं हूँ, मैं आसानी के साथ उन इविल स्पिरिट को तुम्हारी बॉडी से निकाल सकता हूँ और तुम्हें कमजोर होने से बचा सकता हूँ। कहता है कि एक बार जरा तुम लिन लैंगटन की तरफ भी तो देखो, क्योंकि उसके अंदर भी जो इविल स्पिरिट मौजूद है वो भी सेम वही काम कर रही है जो कि मैं कर रहा हूँ। इसी वजह से तुम्हारी तरह वो भी जरा से भी कमजोर नहीं पड़ेगा इन इविल स्पिरिट्स की वजह से। तभी फिर बाकी के लोग आगे की स्ट्रेटजीज को बनाने लगते हैं और उसी मोबाइल पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका हमें नाम बताया जाता है मू होंगलिंग। प्रिंस कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आज की रात हम लोग जिंदा तो बच ही जाएंगे। जहाँ पर तभी अचानक से हलचल होने लगती है और लिंदोंग कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ये भी जो बीस्ट का पावर है वो स्टार्ट होने वाला हो। जहाँ पर काफी दूर से सुनाई दे रही होती है बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन स्पिरिट की आवाज और दरवाजे के ऊपर मौजूद होते हैं होली लाइटेड डायनेस्टी के बंदे जो कि सेव करने वाले हैं दरवाजे को, ताकि जो मॉन्स्टर्स काफी तेजी के साथ में आगे बढ़े चले आ रहे हैं वो अंदर ना जा सके। और अब जैसे ही सामने से आते हुए काफी सारे बीस्ट नजर आते हैं तो फिर तभी जिनफैंग अपने साथियों से कहने लग जाता है कि तैयार हो जाओ, जिससे कि तुरंत ही लोगों ने यहाँ पर बनाने शुरू कर दी होते हैं बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल शील्ड को, जो कि प्रोटेक्ट करने लगते हैं सिटी के दरवाजे को, जिससे कि जैसे ही सैकड़ों की तादाद में ये जो बीस्ट आ रहे होते हैं वो उससे टकराते ही मारे जा रहे थे, क्योंकि इतनी आसानी के साथ में इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल वॉल को तोड़ना आसान तो नहीं था। लेकिन ये जो बीस्ट होते हैं वो तो इन लोगों की सोच से भी ज्यादा समझदार निकलते हैं, क्योंकि लोगों को नजर आ जाती है ये टूटी हुई दीवार, इसके ऊपर से ये चढ़ सकते थे और सिटी के अंदर भी जा सकते थे हमला करने के लिए। यह हुआ कहने लगता है अपने भाई से कि देखो ये कितने ज्यादा समझदार है, क्योंकि ये शील्ड को पार करके नहीं जा सकते, इसी वजह से ये सिटी के अंदर जाने के लिए दीवार का यूज कर रहे हैं जो कि टूटी हुई है। जिनफेंग से कहता है कि चिंता मत करो, अंदर जो भी बंदे मौजूद हैं थोड़ी मेहनत उन लोगों को भी करने दो, हम लोगों को ज्यादा ध्यान इस सामने वाली जगह को डिफेंड करने के लिए ही लगाना चाहिए। जिसके बाद हम कुछ बीस्ट को देखते हैं जो कि फाइनली पहुंचने ही वाले होते हैं सिटी के अंदर, जहां पर मौजूद बंदे डरने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर आ चुके होते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर। वो लोग कहने लगते हैं कि वैसे जिनफेंग ने हमसे कीमत ली थी हमें बचाने के लिए, लेकिन जब हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ रही है अपने आप को बचाने के लिए, फिर आकर उस पैसे का फायदा ही क्या हुआ, क्योंकि अब इन लोगों को चारों तरफ से ही घेर लिया गया होता है हमला करने के लिए, जिससे कि लिंदोंग के साथ साथ सभी के सभी लोग तुरंत के तुरंत ही अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं, अपने अपने वेपन्स को लेकर भी आ जाते हैं, जिससे कि अब हमें यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर लिंदोंग फाइट करने के लिए यूज कर रहा होता है अपने बोन स्पीयर को। लेकिन यहाँ पर आ चुके उन बीस्ट की संख्या कम नहीं होती जिनके साथ में फाइट करने में हेल्प कर रहा होता है शाओयान। साथ ही साथ लिंदोंग तो काफी शानदार तरीके से अपने स्पीयर की मदद से स्लैशिंग अटैक्स और उसके भी अटैक्स को यूज कर रहा था, जिसके साथ साथ मैशान और शेयोन दोनों के दोनों भी बहुत ही गजब तरीके से मार रहे होते हैं बीस्ट को। हम प्रिंस को भी देख पाते हैं जो कि कमजोर होने के बाद भी रुकने वाला नहीं था फाइट करने के लिए, लेकिन वो एक चीज गौर करता है कि वो जैसे ही जितने ज्यादा बीस्ट को मार रहे हैं यहाँ पर उतने ही ज्यादा बीस्ट भी आ रहे हैं। लैंटियन भी इस काम में अपना पूरा योगदान दे रहा था और जैसे ही एक बीस्ट अटैक करने वाला होता है लिंदोंग पर, तो उस बीस्ट को लिंदोंग पर अटैक करने से रोक लेती है मू होंगलिंग, जैसे कि फिर लिंदोंग ने बड़ी ही आसानी के साथ में अपने स्पीयर की मदद से उस बीस्ट को जान से मार गिराया था। उसकी हेल्प करने के लिए लिंदोंग शुक्रिया अदा करता है मू होंगलिंग का, लेकिन फिर तभी एक बीस्ट हमला कर देता है मू होंगलिंग के ऊपर, जिससे कि वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है और वो बीस्ट अब खाने के लिए जाने वाला था, जिससे कि अब होंगलिंग को बचाने के लिए सामने आ जाता है बोन स्पीयर वाला लिंदोंग, जिसने बहुत ही शानदार तरीके से अपने बोन स्पीयर का यूज करते हुए उस बीस्ट को जान से मार गिराया था, जो नजारा भी देखने में काफी शानदार लग रहा था। लेकिन इस बीस्ट टाइड के अंदर ये जितने भी बीस्ट आ रहे थे उनकी संख्या कम नहीं होने वाली थी, जिसमें से सैकड़ों बीस्ट तो उस शील्ड से टकरा के ही मारे जा चुके थे। और शील्ड को बनाने में जितने भी बंदे अपने अपने पावर्स का योगदान दे रहे थे अब तो वो भी कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि आखिर वो कितने ही समय तक अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर पाएंगे। और ये नजारा देखते ही अभी जिया हुआंग अपने जिनफेंग भाई से ये कहने लग जाता है कि हमें इसको बनाने में बहुत ही ज्यादा पावर्स का यूज करना पड़ रहा है, और अब तो ये जानते ही हो कि एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर इविल्स का राज कितना ज्यादा विशाल है, हम इतनी आसानी के साथ में उन्हें रोक
रोक नहीं पाएंगे और हमारे जितने भी डिसाइपल्स हैं अब वो भी ज्यादा समय तक अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और न ज्यादा पावर्स को यूज कर पाएंगे। जो बात सुन के लिन फेंग कहता है कि देखो चाहे कुछ भी हो जाए हमें रोक कर रखना ही होगा। जब तक कि सूर्य की पहली किरण नहीं आ जाती तब तक तो हमें रोक कर रखना ही होगा किसी भी हाल में। मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग इस बीस्ट डाइट के ऊपर अपनी विजय प्राप्त करके ही रहेंगे। जिस मोमेंट पर तब ये बीस्ट डाइट जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वहीं से दोबारा से एक बीस्ट की रोर सुनाई देती है। जो आवाज सुनते ही सिटी के अंदर जितने भी बीस्ट जा रहे होते हैं वो सभी के सभी वापस लौटने लगते हैं। इस आवाज को सुन के जिन फेंग कहने लग जाता है कि इसी स्ट्रेंज रोर ने बीस्ट डाइट को शुरू किया था और यही आवाज को सुन के ये सभी के सभी बीस्ट भी वापस जाने लगे हैं। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, हम इसका क्या ही मतलब समझे। या हुआंग कहता है कि आखिरकार हम लोगों ने कर दिखाया, हमने उन बीस्ट को भगा ही दिया। इसी वजह से अब ये लोग अपनी पावर्स को यूज करना बंद कर देते हैं और शील्ड को भी हटा देते हैं। लिंदोंग और उसके साथी देखते हैं कि यहाँ से फाइनली बीस्ट आना बंद हो चुके हैं। इसी वजह से वो अपनी स्पेयर को डिसअपियर करता है और तुरंत ही उठाने की कोशिश करने लग जाता है मु होंगलिंग को, जो कि पहले तो थोड़ा सोचती है और फिर लिंदोंग को अच्छा बंदा समझ के उसकी मदद ले ही लेती है, जिसको वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए बताती है कि मेरा नाम है मु होंगलिंग, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। जो बात सुन के लिंदोंग उससे कहने लगता है कि नहीं, आपको ऐसा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपने भी तो मेरी हेल्प की है और मेरा नाम है लिंदोंग। मु होंगलिंग कहने लग जाते हैं कि मुझे इस बात का डर है कि अगर आज आप लिंदोंग यहाँ पर नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं इन मॉन्स्टर्स के हमले से खुद को बचा पाती या मेरी जान भी बच पाती। जहाँ पर शायन तुरंत ही इन बीस्ट की बॉडी से एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लग जाता है और इसी बात के बारे में लिंदोंग कहने लग जाता है मिस मू से कि हम लोगों ने फाइनली यहाँ पर आने वाले सभी के सभी बीस्ट को रोक लिया और यहाँ पर आ चुके बीस्ट को भी जान से मार दिया। तो फिर आकर हम लोग क्यों अपनी मेहनत के द्वारा मारे गए इन बीस्ट को बर्बाद होने दें। इसलिए फिर लिंदोंग तुरंत ही बीस्ट के पास में जाकर उसकी बॉडी से निर्वाणा को बाहर निकालने लगता है, जो कि तुरंत के तुरंत ही पोटलियों में भर के उन लोगों के पास में आ गए थे और यही सेम चीज बाकी के लोग भी कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने काफी सारे बीस्ट को मारा था। इसी वजह से इनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। मार्शन कहता है कि चलो मेहनत करने का हमें कुछ न कुछ फायदा तो हो ही गया, लेकिन उसी मोमेंट पर वहाँ पर आ जाता है जिन फेंग अपने सभी के सभी साथियों में, जो कि इन सभी के सभी बंदों को घेर लेते हैं, जिससे कि ये लोग कहते हैं कि आकर तुम लोग हमसे चाहते क्या हो। जहाँ पर अब तभी सामने आ जाता है जिन फेंग और वो ये कहने लग जाता है कि मैंने इस बात की तो उम्मीद भी नहीं की थी, तुम लोग इतने ज्यादा खतरनाक बीस्ट के साथ में फाइट करने के केपेबल भी होगे। इसी वजह से अब तभी सामने आता है जिया हुआंग और वो ये कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने यहाँ से जितने भी निर्वाणा अमाउंट को प्राप्त किया है उसको जल्दी से जल्दी आधा हमें दे दो। जो बात सुन के सभी के सभी बंदे शॉक हो जाते हैं। वो ये कहने लगते हैं कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों करें, ऐसा करने के लिए आखिर तुम्हारे पास में कौन सा रीजन है कि हम तुम्हें अपनी आधी मेहनत को दे दें। यहाँ पर ये जितने भी मॉन्स्टर्स मारे गए हैं उन सभी को हम लोगों ने अपनी अपनी मेहनत के बल पे जान से मारा है। जो बात सुन के जिन फेंग कहने लग जाता है कि तुम लोग अभी तक जिंदा केवल हो हमारी ही वजह से, क्योंकि हम लोगों ने अपनी होली लाइट डायनेस्टी की पावर्स की मदद से एक प्रोटेक्शन शील्ड को बना लिया था, जिसकी वजह से अभी तक तुम लोग जिंदा हो। इसी वजह से अब मैं तुम लोगों को केवल दो ही ऑप्शन देता हूँ चूज करने के लिए। पहला ये कि या तो यहाँ से बाहर निकल जाओ या फिर दूसरा ये कि तुम लोगों ने जो भी प्राप्त किया है उसका आधा हिस्सा हमें दे दो। जिसको जो भी चूज करना है वो जल्दी से करे। लेकिन ये बात सुन के लिंदोंग गुस्से में आ जाता है और वो सामने भी आ जाता है और वो ये कहने लग जाता है कि मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि ये जगह तुम्हारे होली लाइट डायनेस्टी की नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर तुम्हारे डायनेस्टी के नियम भी नहीं चलेंगे। इन्होंने तो फोर्सफुली इस जगह को हथिया लिया जिसका हम लोग मुकाबला भी कर सकते हैं और ये हमने तो तुमसे नहीं कहा था कि तुम आओ अपनी पावर्स का यूज करो और हमें बचाओ। और साथ ही साथ तुम भी इस बात को काफी अच्छे तरीके से जानते हो कि सिटी के अंदर भी काफी सारे मॉन्स्टर्स आए थे और उन्हें तुम लोगों ने नहीं रोका था, जिनको हम लोगों ने अपनी मेहनत और अपनी ताकत के बल पर ही जान से मारा था। इसी वजह से हम में से कोई भी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। जो बात सुन के जिया हुआंग गुस्से में आ जाता है और वो ये कहने लगता है कि लड़के आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ब्रदर जिन फेंग के सामने इतनी बड़ी बात करने की। जिससे कि तभी प्रिंस मोलिंग आता है और वो ये कहने लगता है कि लिंदोंग थोड़ा शांत हो जाओ। तो फिर तभी जिन फेंग कहने लगता है कि अच्छा तो इसका नाम है लिंदोंग, लेकिन मिस्टर लिंदोंग तुम ये जो सबसे अलग जा रहे हो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। जिस मोमेंट पर तभी अचानक से ही उसने अटैक कर दिया होता है लिंदोंग के ऊपर, जिसका मुकाबला करने के लिए लिंदोंग भी कहाँ पीछा रहने वाला था, जिसकी वजह से इन दोनों के ही पावर्स के बीच में एक काफी खतरनाक पावर क्लैशिंग होने लगती है। और लिंदोंग ये कहता है तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाऊंगा। और जैसे ये पावर्स का धमाका होता है तो ये दोनों के दोनों काफी पीछे हट चुके होते हैं। और लिंदोंग की पावर्स को देख के जिन फेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अटैक करने के लिए रेडी जैसे ही होता है तो फिर तभी दोबारा से सुनाई देने लग जाते हैं उसी बीस्ट की रॉ। जो सुनते ही तभी जिया हुआंग सामने आता है और वो कहता है कि ब्रदर प्लीज रुक जाइए, क्योंकि अब ये तो आप भी समझ
चुके होंगे कि यहाँ पर दोबारा से बीस्ट का टाइड स्टार्ट होने वाला है। इस बात पर जिनफैंग को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर दोबारा से ऐसा कैसे हो सकता है, और इस बार यहाँ पर जो बीस्ट आएंगे उनकी संख्या पहले से ज्यादा होगी और वो और भी ज्यादा पावरफुल भी होंगे। जिनफैंग कहता है कि अगर तुम लोग भी अपनी जान बचाना चाहते हो तो सिटी को प्रोटेक्ट करने में लग जाओ, जिससे कि सभी लोग डर चुके होते हैं कि आखिर उन लोगों को क्या करना होगा। तो फिर तभी लिनडोंग सभी लोगों से ये कहने लग जाता है, देखो अगर हमें खुद को बचाना है तो हमें भी हेल्प करनी होगी सिटी को बचाने के लिए। तुम लोग भी ये जानते हो कि ये सिटी कई जगह से टूटी हुई है, इसी वजह से हम लोग इस बार की बीस्ट टाइड को रोक नहीं पाएंगे और सभी के सभी ही मारे जाएंगे। इस बार की फाइट में हम में से हर किसी को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, तभी जाकर हम लोग बच पाएंगे। जो बात सुन के प्रिंस कहता है कि हाँ लिनडोंग तुमने एकदम ही सही कहा, क्योंकि हमारे पास में भागने का तो कोई भी रास्ता ही नहीं है। मू होंगलिंग भी सामने आती है और वो कहती है कि मैं मिस्टर लिनडोंग की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि अगर हम लोग सिटी के बाहर जाएंगे तो वहाँ पर तो मॉन्स्टर्स की संख्या और भी ज्यादा है। इसी वजह से क्यों ना साथ में मिलकर इस जगह को बचाएं, तभी जाकर हमारे बचने के चांसेस बढ़ पाएंगे। इसीलिए वो कहता है कि ठीक है जल्दी से सभी के सभी लोग वॉल के ऊपर चलो। और इस बार की जो बीस्ट वेव होती है वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिख रही थी, जो नजारा जिनफैंग अपने सभी के सभी साथियों के साथ में ही देख रहा था। जिया हुआंग कहने लगता है कि बुधर इस बार तो बीस्ट की संख्या पहले से काफी ज्यादा है, इसी वजह से इस बार तो हम लोग इतनी आसानी के साथ में उन बीस्ट को रोक नहीं पाएंगे। जहाँ पर अब तभी लिनडोंग और बाकी के सभी लोग भी सिटी की हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। जिनफैंग कहता है कि चलो अब क्योंकि तुम लोग भी साथ देने के लिए तैयार हो, तो ये कहने में कोई भी बुराई नहीं है कि तुम हमारी होली लाइट डायनेस्टी की हेल्प कर रहे हो। वो कहने लगता है कि अगर तुम लोग वाकई में इतने सारे मॉन्स्टर्स को वापस भेजने में या रोकने में कामयाब हो गए, यहाँ पर जितने भी बीस्ट मारे जाएंगे उन सभी के निर्वाणास को तुम लोग खुद से ही अपने पास में रख सकते हो। लिनडोंग कहता है कि वैसे तुम्हें ये बात काफी समय पहले कहनी चाहिए थी। अब मुझे ये बताओ जरा कि आखिर तुम किस तरीके के डिफेंस प्लान पर काम करने वाले हो। जिनफैंग बताता है कि यहाँ पर पहुँचने के लिए उन बीस्ट को 3 दीवारों को पार करना होता है। अगर हम लोग किसी तरीके से सामने वाली 2 दीवारों के ऊपर अपनी ताकत को लगा दें और उन्हें रोकने में पूरी ताकत का इस्तेमाल करें, तो हम लोग बीस्ट की तरफ से होने वाले हमले को काफी हद तक कमजोर कर पाएंगे, जिससे कि फिर यहाँ पर जितने भी बीस्ट आएंगे उन सभी को रोकने के लिए हम लोग मौजूद होंगे। जिस तरीके से पहले शील्ड का इस्तेमाल किया था, इस बार भी हम लोग वही तरीका ही आजमाएंगे। इसी वजह से पहले वाली जो 2 दीवारें हैं उनकी जिम्मेदारी तो तुम लोगों को ही संभालनी होगी। लिनडोंग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और जो सबसे पहले वाली दीवार है उस पर ही सबसे ज्यादा हमला होगा। इसीलिए वो कहता है कि ठीक है पहले की 2 दीवारों को संभालने का जिम्मा हम लोगों के ऊपर होगा। तभी वो लोग सामने देखते हैं तो यहाँ पर ये बीस्ट की वेव बहुत ही खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रही थी। जहाँ पर बीस्ट की संख्या भी कम नहीं होती, वो इस बार हजारों में होते हैं। तभी जिनफैंग जिया हुआंग से कहता है कि तुम अपने कुछ साथियों के साथ में इन लोगों के साथ में जाओगे हेल्प करने के लिए, ताकि इन लोगों को आगे का मुकाबला करने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। जिससे कि फिर लिनडोंग अपनी टीम से कहता है कि हमारी जिम्मेदारी होगी पहले दीवार को संभालने की, और सेकंड वॉल को संभालने की जिम्मेदारी वो बाकी के बंदों को दे देता है। इस बात को मानने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं और तुरंत ही जाने लगते हैं सेकंड वॉल के ऊपर। लेकिन जो मू होंगलिंग होती है वो लिनडोंग से कहने लग जाती है कि वैसे मैं आपके साथ में जाना प्रेफर करूंगी। लिनडोंग कहता है कि वहाँ पर ज्यादा खतरा होगा, तो होंगलिंग कहती है कि चिंता मत कीजिए मिस्टर लिन, मैं भी काफी अच्छे तरीके से फाइट कर सकती हूँ और इसके बारे में आपको बहुत ही जल्द पता भी चल जाएगा। जिससे कि फिर लिनडोंग तुरंत ही अपने साथियों के साथ में उड़ते हुए पहले वाली दीवार पर जाने लगता है। लेकिन जो जिनफैंग होता है उसने अपने जिया हुआंग को एक प्लानिंग बताई होती है, जिससे कि फिर वो भी यहाँ से निकल जाता है बाकी के लोगों की हेल्प करने के लिए। और अब ये बीस्ट वेव फाइनली पहुँचने वाली होती है सिटी के पहले दरवाजे के पास में, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए और बीस्ट का मुकाबला करने के लिए फाइनली पहुँच ही जाता है लिनडोंग, जिसके साथ साथ बाकी के लोग भी होते हैं और लिन लैंगटियन भी होता है। प्रिंस कहता है कि ये मुकाबला वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। लिनडोंग कहता है कि देखो दोस्तों, अभी हमारे पास मौका है और हमें किसी भी हाल में इन मॉन्स्टर्स को रोकना ही होगा, जिससे कि सारे के सारे लोग अपने अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं स्लैशिंग अटैक्स को करने के लिए। लिनडोंग सबसे पहले यहाँ पर यूज करने लग जाता है अपने डेविल पाम टेक्निक को, जिस केवल एक टेक्निक से उसने काफी सारे बीस्ट को हरा दिया था। प्रिंस भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से काफी सारे स्लैशिंग अटैक्स को करने लग जाता है मॉन्स्टर्स के ऊपर। बारबेरियन सेक्ट के दोनों ही भाई भी कमाल दिखा रहे थे अपने अपने पावर्स का यूज करते हुए, जिससे कि हमें काफी गजब का एक फाइट सीन दिखाया जाता है। और फिर उसी मोमेंट पर तभी जिया हुआंग का साथी उससे कहने लग जाता है कि वैसे हम लोगों को कब एक्शन लेना होगा। तो जिया हुआंग उससे कहता है कि आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, क्योंकि उसका असल में टारगेट तो होता है लिनडोंग, जो कि अपने पावर्स का कमाल दिखा रहा था। जिनफैंग ने जिया हुआंग से ये कहा था कि जब वो सभी के सभी बंदे अपने अपने पावर्स का यूज कर रहे होंगे बीस्ट को मारने के लिए, तो तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना है कि तुम उनकी हेल्प ही कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा असली टारगेट तो होना चाहिए लिनडोंग। इसी वजह से जिया हुआंग अपने साथी से कहता है कि थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि थोड़े ही
समय में ये जो जितने भी पावरफुल बंदे हैं उन सभी की एनर्जी भी तो खत्म हो जाएगी। तो फिर हम लोग उसी मौके का ही फायदा उठाएंगे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बीस्ट डाइट दोबारा से स्टार्ट हो चुका था और लिंदोंग के सामने आ चुके होते हैं बहुत ही सारे डीमंस, जिनकी रफ्तार भी बहुत ही ज्यादा होती है, जिससे कि लिंदोंग और उसके सभी के सभी साथी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक कि ये बीस्ट तो दीवार के ऊपर भी चढ़ते हुए जा रहे थे, जिससे कि वो सभी के सभी बंदे उन्हें मार रहे थे। इसमें अपने वेब का यूज कर रही होती है अपने सामने आने वाले स्पिरिचुअल बीस्ट को जान से मारने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो बीस्ट की संख्या होती है वो बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी हमला करते हुए। इसीलिए मिस्मो अपने साथियों को बताती है कि यहाँ पर तो बीस्ट की संख्या बहुत ही ज्यादा होते जा रही है, अगर ये लोग इनका मुकाबला करेंगे तो करेंगे कैसे। तभी हम मार्शान को भी देखते हैं जिसके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर्स हमला कर रहे थे, जो कि अपने वेपन का यूज कर रहा होता है उन्हें जान से मारने के लिए और अपने आप से दूर करने के लिए। वहीं पर हम लोग थर्ड प्रिंस को भी देख पाते हैं, जो कि फाइट करते हुए थक चुका होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी काफी ज्यादा कंज्यूम हो चुकी थी। वो कहीं लगता है कि मैंने सोच नहीं था कि ये इविल स्पिरिट मुझे इतनी बुरी तरीके से इफेक्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी पूरी जान लगाते हुए अपने स्पिरिचुअल स्लैशिंग अटैक्स को करते जा रहा था। वहीं पर साथ ही साथ हम लोग लिन लैंगटन को भी देख पाते हैं, जो कि अपनी पावर्स का यूज कर रहा होता है बीस्ट को मारने के लिए, जहाँ पर हमें सामने से आते हुए बहुत ही ज्यादा संख्या में बीस्ट दिखाए जाते हैं और लिंदोंग के ऊपर अटैक करने वाले बीस्ट का मुकाबला वो कर रहा होता है अपने स्पीयर की मदद से। तभी वो बाकी के सभी लोगों को देखता है कि उन लोगों को इन बीस्ट को मारने में बहुत ही ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही साथ इसकी वजह से इन लोगों की जान भी खतरे में पड़ चुकी थी। और तभी इसकी नजर पड़ती है होली लाइट डायनेस्टी के बंदों के ऊपर, जो कि केवल अपने आप को ही बचा रहे थे। इसीलिए वो समझ जाता है कि जरूर से इन बंदों ने कोई न कोई प्लानिंग बना के रखी होगी हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसी वजह से अब लिंदोंग के दिमाग में एक काफी ज्यादा खुरापाती आइडिया आता है और वो बुलाता है शाओयान को, जिससे कि वो उसके ऊपर बैठकर हवा में रुक कर देखने लग जाता है अपने सामने से आते हुए बीस्ट की संख्या को। जिसके बाद फिर वो शाओयान से कहता है कि हम लोग अब नीचे जाकर ही हमला करने वाले हैं, जिससे कि शाओयान ने डायरेक्टली जंप लगा दिया होता है बैटलफील्ड के अंदर, जहां पर उसकी पावर्स की वजह से सामने आने वाले काफी सारे बीस्ट तो शाओयान के फायर की मदद से ही बहुत ही दूर चले जाते हैं और काफी सारे तो मर भी जाते हैं। और लिंदोंग की इतनी ज्यादा खतरनाक एंट्री को देखकर उसके सभी के सभी साथी तो चौंके जाते हैं कि आखिर इस बंदे ने ये क्या कर दिया, क्योंकि वो अकेला ही जा चुका होता है इन हजारों बीस्ट की भीड़ के अंदर उन्हें जान से मारने के लिए, जिनका मुकाबला करने के लिए वो तुरंत ही यहाँ पर निकाल लेता है अपने बोन फायर स्पीयर को। ये नजारा देखकर थर्ड प्रिंस भी शॉक हो जाता है। इसी वजह से वो कहने लगता है कि लिंदोंग वापस आ जाओ, ऐसा करने से तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुसीबत होगी। साथ ही साथ ये नजारा देखकर तो जिया हुआंग भी शॉक हो जाता है। वो कहने लगता है कि ये बंदा तो पागल हो चुका है, लेकिन चाहे जो भी हो वो हमें ही मुसीबतों से बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तभी लिंदोंग शाओयान से कहता है कि आगे बढ़ो, क्योंकि अब हमें ही कुछ करना होगा, जिससे कि तुरंत ही शाओयान ने बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया था और लिंदोंग अपने स्पीयर का यूज कर रहा था उन बीस्ट को जान से मारने के लिए। लिंदोंग तो एकदम फायर के जैसे आगे बढ़ रहा था और बीस्ट को जान से मारते जा रहा था। और मोलिंग ये चीज देखकर कहने लगता है कि वाकई में मेरे पिता ने जो लिंदोंग के बारे में कहा था वो एकदम ही सही है। साथ ही साथ जिया हुआंग भी लिंदोंग के बारे में कहता है कि इस लड़के के पास में जो ट्रीजर है वो वाकई में बहुत ही ज्यादा गजब का है, क्योंकि लिंदोंग जिस तरीके से अपनी पावर्स को यूज कर रहा था ऐसा अभी तक नहीं देखा था। उसने अकेले यहाँ पर लाशों के ढेर लगा दिए थे और फिर तभी वो दोबारा से आसमान में जाकर अपनी फायर को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे कि लिंदोंग ने फाइनली यहाँ पर आने वाले सभी के सभी बीस्ट को जान से मार ही दिया था। जो नजारा देखकर मिस्मो और लिंदोंग के साथी तो एकदम ही चौंक जाते हैं कि लिंदोंग ने तो कमाल ही कर दिया। मार्शन कहता है कि लिंदोंग तुम सच में बहुत ही कमाल के हो, लेकिन लिंदोंग तो शुक्रिया अदा कर रहा था शाओयान का। तभी हम मिस्टर दाओ कहने लग जाते हैं लिंदोंग से कि मुझे यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक अनयूजुअल सी पावरफुल फोर्स फील हो रही है। लिंदोंग उससे पूछता भी है कि मुझे बताओ जरा कि आखिर वो क्या हो सकता है जिस मोमेंट पर तभी उसको आसमान में कुछ दिखाई देने लगता है, क्योंकि अब आसमान में दिखाई दे रहा होता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक डीमोनिक बीस्ट, जो कि अपने पावर्स का यूज करते हुए लिंदोंग के सभी साथियों के ऊपर अपनी पावर्स का प्रेशर डालने लगता है। यहाँ तक कि वो तो लिंदोंग के ऊपर भी प्रेशर डालने लगता है। जो नजारा देखकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये बीस्ट कौन सा होगा। जिस मोमेंट पर आसमान में दोबारा से लिंदोंग को दिखाई देता है वही डेमोनिक बीस्ट, जिसको देख के वो मिस्टर दाओ से कहता है कि आखिर
वो क्या है। तो मिस्टर दाओ बताता है कि ये है असल में एक बीस्ट, जो कि बीस्ट के पावर लेवल में कुछ नहीं तो होना चाहिए 9 युआन निर्वाणा रियल में। जो बात सुनकर तो लिनडोंग भी शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक कभी भी उसका मुकाबला इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट के साथ में नहीं हुआ था। अभी फिर जिया हुआंग उठता है और ये कहने लगता है कि शायद वह बीस्ट डाइट खत्म ही हो चुका है, लेकिन फिर उसी मोमेंट पर लिनडोंग को दोबारा से हलचल दिखाई देने लगती है, जैसे कि जमीन फट रही हो। इस जमीन के अंदर काफी सारे क्रैक्स आते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि लावा के अंदर से कुछ निकलने वाला हो। तो लिनडोंग अपने आप को बचाने के लिए तुरंत ही हवा में पहुंच जाता है और अपने साथियों से भी कहता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ, क्योंकि फिर तभी जमीन के अंदर से बाहर निकल कर आने लग जाते हैं स्कॉर्पियन बीस्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। क्योंकि ये जो बीस्ट यहाँ पर आ रहे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और फर्स्ट वाली वॉल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही कर दिए थे। वो तो अच्छा होता है कि ये सारे बंदे हवा में उड़कर अपने आप को बचा लेते हैं इन बीस्ट के हमलों से। मोलिंग कहने लग जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोबारा से बीस्ट का भंवर कैसे स्टार्ट हो गया। उन लोगों ने तो ये सोचा ही नहीं था कि उन्हें इतना ज्यादा मुसीबतों का सामना करना होगा। उसी मोमेंट पर पीछे से वहाँ पर आ जाता है लिनडोंग। तो प्रिंस मोलिंग लिनडोंग से पूछता है कि मुझे बताइए कि अब आखिर हम लोगों को क्या करना होगा जो कि हम इनसे भी निपट सके। लिनडोंग बताता है कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से जाना होगा सिटी के सेकंड वॉल के पास में, वहाँ पर जाकर कुछ सोचेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट वाली वॉल तो खत्म हो चुकी होती है। अब उम्मीद होती है तो सेकंड वॉल से इसी वजह से सभी बंदे उसी तरफ ही जाने लगते हैं, जिनके तुरंत ही पीछे लिनडोंग भी जाने लगता है। लेकिन जो जिया हुआंग होता है उसकी नजर होती है लिनडोंग के ऊपर। इसी वजह से अपने साथियों को इशारा करता है लिनडोंग के ऊपर हमला करने के लिए, उसे जान से मारने के लिए। जिससे कि जब लिनडोंग आगे बढ़ते जा रहा था उसी मोमेंट पर उसे फील होता है जैसे कि उसके ऊपर हमला होने वाला हो, क्योंकि जिया हुआंग के साथियों ने लिनडोंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। तो जो नजारा देखकर लिनडोंग के सभी साथी रुक जाते हैं। तो प्रिंस मोलिंग जिया हुआंग से कहता है कि आखिर तुम अब ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए हमसे। तो जिया हुआंग कहता है कि तुम्हारा ये जो साथी है लिनडोंग, इसने ऑफेंड कर दिया है हमारे सेक्ट को। इसी वजह से इस लड़के के पास में जो स्पिरिचुअल ट्रीजर है हम वो उसे लेना चाहते हैं। अगर ये हमें दे देगा तो हम इसकी जान को बख्श देंगे। इसकी बात को सुनते हुए लिनडोंग उससे कहता है कि वैसे मैंने सिटी को बचाते हुए अपने कुछ स्ट्रेंथ को बचा लिया था, जो कि अब तुम लोगों के साथ में फाइट करने में काम आएगी। तभी फिर प्रिंस मोलिंग कहने लग जाता है कि हमें लिनडोंग की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। जिससे कि वो लोग जैसे ही लिनडोंग के पास में पहुंच जाते हैं तो लिनडोंग उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग पीछे चले जाओ और पहुंच जाओ मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए। ये तो अभी मेरे सामने बच्चे हैं, इन लोगों को मैं काफी आसानी के साथ में संभाल लूंगा, चिंता मत करो। जो बात सुनते तभी जिया हुआंग अपने साथी से कहता है कि जाओ और जाकर उसके ऊपर हमला करो, जिससे कि यहाँ पर इन लोगों के बीच में एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। प्रिंस मोलिंग के साथ साथ सभी के सभी लोग जाने लगते हैं बीस्ट का मुकाबला करने के लिए। डोयन भी कहता है कि हाँ प्रिंस लिनडोंग ने एकदम सही कहा है, हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए बीस्ट का मुकाबला करने के लिए। लिनडोंग तो इतना पावरफुल है ही कि वो काफी आसानी के साथ में इन लोगों का मुकाबला कर लेगा। लिनडोंग के पास में तो उसका स्पीयर होता है जिसका मुकाबला ये बंदे कर नहीं पाते, क्योंकि वो काफी आसानी के साथ में इन लोगों को फोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। जिस मोमेंट पर जिया हुआंग यूज करता है अपने सील टेक्निक को, जिसका सामना तो अकेले ही शाओयान ने कर लिया था। और फिर तभी लिनडोंग मौका पाते अपने स्पीयर को ले जाता उस पर हमला करने के लिए, जिसको रोकने के लिए जिया हुआंग अपने शील्ड टेक्निक को यूज कर रहा था। लेकिन लिनडोंग ने काफी आसानी के साथ में उसके शील्ड को ब्रेक कर ही दिया था। जिस मोमेंट पर तभी जिया हुआंग ने अपनी एक और काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज किया होता है लिनडोंग के ऊपर, लेकिन लिनडोंग ने काफी आसानी के साथ में उसके हमलों को रोक लिया था। जो नजारा देखकर जिया हुआंग ये सोचने लग जाता है कि आखिर इस बंदे के पास में इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे हो सकती है, जबकि ये ऑलरेडी इतने सारे बीस्ट के साथ में फाइट भी तो कर चुका है। लेकिन अब उसी मोमेंट पर इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आने लगते हैं काफी सारे फ्लाइंग बीस्ट। जिया हुआंग कहता है कि आखिर ये इतने सारे बीस्ट कहाँ से आ गए, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी दिख रहे थे, क्योंकि बीस्ट तो सबसे पहले जिया हुआंग के साथियों को जान से मार देते हैं और उन्हें अपने साथ में उठा कर भी ले जाते हैं, जो कि केवल चिल्लाते रह जाते हैं कि ब्रदर जिया हुआंग हमारी जान बचाओ। लेकिन जिया हुआंग तो खुद ही उनके साथ में फाइट करने में बिजी हो चुका था। साथ ही साथ लिनडोंग भी अपनी पावर्स की मदद से उन बीस्ट का मुकाबला कर रहा था, जिसमें उसकी हेल्प पूरी तरीके से कर रहा होता है शाओयान। तो भी लिनडोंग शाओयान से कहता है कि जल्दी से चलो, हमें अपने साथियों की हेल्प करने के लिए जाना होगा, क्योंकि ये फ्लाइंग बीस्ट के साथ साथ स्कॉर्पियन बीस्ट भी हमला करते जा रहे थे। लेकिन अब एक फ्लाइंग बीस्ट पहुंचने वाला होता है मिस मू के पास में उनको जान से मारने के लिए। लेकिन उसी मोमेंट पर उसकी हेल्प की होती है प्रिंस मोलिंग ने। वो कहता है कि जरा केयरफुल रहो, ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मानशान और डोयन भी अपनी पूरी ताकत को लगा रहे थे इन बीस्ट के साथ में फाइट करते हुए, लेकिन इन लोगों की पावर सप्रेस हो जाने की वजह से ये लोग बहुत ही जल्द थकने लगते हैं। डोयन कहता है कि इस तरीके से तो ये मॉन्स्टर कभी भी खत्म नहीं होंगे। जिस मोमेंट पर उसको अपने सामने से आता हुआ नजर आता है लिनडोंग, जो चीज देखकर मार्शन कहता है कि वाकई में हमारा
स्टार लिंदोंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लिन लैंगटिन जैसे अपनी आंखों के सामने से आता हुआ देखता है लिंदोंग को, वो भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने भी उम्मीद नहीं की होती है कि लिंदोंग यहाँ पर आ भी पाएगा। लेकिन लिंदोंग जैसे ही नीचे आया होता है तो उसी मोमेंट पर उसके पीछे से वहाँ पर आ जाता है जिया हुआंग, जो कि लिंदोंग से कहता है कि अगर तुम मुझसे भागकर जाओगे भी तो कहाँ पर, जो कि अब यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा खतरनाक पावर को यूज करने वाला था लिंदोंग के ऊपर। लेकिन उसी मोमेंट पर हम लोग उसके पीछे से एक स्कॉर्पियन की टेल को निकलता हुआ देख पाते हैं, जो कि उसके सीने के आर पार हो जाती है और यहाँ पर जान चली जाती है जिया हुआंग की। जो नजारा देखकर तो लिंदोंग की भी रूह कांप जाती है कि उसने आकर ये क्या देख लिया, क्योंकि उसी मोमेंट पर जमीन के अंदर से वो एक बीस्ट बढ़ रहा होता है लिंदोंग की तरफ। लेकिन उसे तो ये भी पता नहीं होता कि आखिर अचानक से उसके ऊपर किस डायरेक्शन से हमला हो जाएगा। तभी लिंदोंग के पीछे से जमीन फटती है और वहाँ से निकलता है एक स्कॉर्पियन, जो कि जान से मारने वाला था लिंदोंग को, जिसके अटैक को लिंदोंग ने काफी आसानी के साथ में डॉज कर दिया था। लेकिन ये जो मॉन्स्टर होता है वो सभी के सभी मॉन्स्टर से काफी ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से तो इसका मुकाबला करने में लिंदोंग की भी हालत खराब होने वाली थी, क्योंकि अब ये जंप लगाते हुए आ जाता है लिंदोंग के सामने उसका मुकाबला करने के लिए। इसके बारे में बताते हुए मिस्टर दाओ लिंदोंग से कहता है कि ये जो तुम्हारे सामने स्कॉर्पियन बीस्ट है वो ऑलरेडी पहुंच चुका है की क्रिएशन रियल्म के पीक लेवल पर। इसी वजह से तुम जब इसका मुकाबला करोगे तो जरा संभल के करना। और उसी मोमेंट पर हम बाकी के लोगों को भी देख पाते हैं, जो कि जैसे ही लिंदोंग के सामने इतना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर देखते हैं तो वो लोग भी शौक हो जाते हैं कि आखिर ये कौन सा मॉन्स्टर है, जिसको देखकर तो कुछ लोग डरने भी लगते हैं कि आखिर हम लोग ऐसे मॉन्स्टर्स का मुकाबला कैसे करेंगे, हमारी जान कैसे बचेगी। इसी वजह से ये लोग डर रहे होते हैं कि कहीं आज इन लोगों की इसी जगह पे जान ही ना चली जाए। तो प्रिंस इन लोगों को उत्साह बढ़ाते हुए कहता है कि तुम लोगों को इस तरीके से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए। आज यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स आएंगे वो सभी के सभी हमारे हाथों से ही मारे जाएंगे, जिससे कि फिर ये लोग तुरंत ही अपने स्लैशिंग अटैक्स का यूज करते हुए मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन मोलिंग के मन में भी डर होता है। मोलिंग कहता है कि लिंदोंग इस बड़े मॉन्स्टर को तो तुम्हें ही संभालना होगा, तुम इसको निपटा सकते हो। जिसके तुरंत ही बाद अब बिग स्कॉर्पियन अटैक करने के लिए जैसे ही आने लगता है लिंदोंग के ऊपर, तो वो उसका हमला डॉज करते हुए अपनी ब्लडी स्पीड को यूज करने लग जाता है स्कॉर्पियन के साथ में फाइट करने के लिए। लेकिन ये जो स्कॉर्पियन होता है वो बहुत ही ज्यादा चालाक था, क्योंकि वो भी डीमन है और लिंदोंग ने जिसको यूज किया है वो भी डीमन ही है। इसी वजह से जब लिंदोंग अपने ब्लडी स्पीड को अटैक करने के लिए कहता है तो वो खुद लिंदोंग के ऊपर ही हमला करने लगता है। जो नजारा देखकर तो लिंदोंग भी शौक हो जाता है। मिस्टर दाओ उसे बताता है कि ये एक डीमन है और यहाँ की ये जो इविल स्पिरिट की एनर्जी है इनने इसको और भी ज्यादा पावरफुल बना दिया। इसी वजह से अब ये तुम्हारे ऑर्डर को नहीं मानेगा, क्योंकि इसने तुरंत ही अपने चारों तरफ की ही इविल स्पिरिट को और भी ज्यादा कंज्यूम कर लिया था अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से लिंदोंग की मुसीबतें पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उससे कहीं खून पीने के लिए आने लगता है। इसके अटैक को रोकने के लिए लिंदोंग यूज करने लगता है अपने बोन स्पीयर को। लेकिन ये इविल स्पिरिट तो और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा था, जिस पर हमला कर दिया होता है शाओयान ने। साथ ही साथ वो जो इविल स्कॉर्पियन होता है वो भी हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो उसको चैलेंज करता है खुद शाओयान, जिससे कि अब लिंदोंग के पास में मौका होता है अपने ही ब्लडी स्पिरिट का मुकाबला करने का, जिसे रोकने और कंट्रोल करने के लिए वो तुरंत ही यूज करने लगता है अपने हैवी प्रिजन पीक को, क्योंकि केवल इस टेक्निक की मदद से ही उसको रोका जा सकता था, क्योंकि इसके अंदर कई हजार टन का वजन होता है, जिसकी वजह से इविल स्पिरिट को इसे संभालने में हालत खराब होने लगती है। लेकिन लिंदोंग तो बार बार और लगातार पावर्स को बढ़ाते ही जा रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है शाओयान पर, जो कि स्कॉर्पियन के साथ में फाइट तो कर रहा था, लेकिन वो ज्यादा समय तक उसके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो जैसे यहाँ पर अपनी फायर को यूज करने की कोशिश करता है तो अपनी टेल की मदद से स्कॉर्पियन ने शाओयान को काफी ज्यादा दूर फेंक दिया होता है। इसी वजह से फिर तभी मिस्टर दाओ लिंदोंग से कहता है कि तुम इसी मोमेंट पर यूज करना होगा अपने स्टोन तालिस्मान को, ताकि तुम जल्दी से एब्जॉर्ब कर सको इस ब्लडी स्पिरिट को, ताकि ये तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। लिंदोंग अपने हैवी प्रिजन पीक का वजन बढ़ाते हुए उसके चारों तरफ ही एक फॉर्मेशन को बना देता है, जिससे कि वो तुरंत ही एक ही झटके के साथ में उस ब्लडी स्पिरिट को ले जाता है और एब्जॉर्ब कर लेता है अपने ही अंदर। जिसके बाद अब वो तेजी के साथ में जाने लगता है स्कॉर्पियन का मुकाबला करने के लिए, जो कि यहाँ पर अपने पावर्स का यूज करते हुए लिंदोंग के शाओयान के ऊपर काफी खतरनाक हमला करने वाला था, उसे जान से मारने के लिए। लेकिन ऐसा करने से पहले ही लिंदोंग ने अपनी स्पीयर की मदद से स्कॉर्पियन पर हमला कर दिया था। वो कहता है कि मेरे बीस्ट से दूर रहो। लेकिन ये जो स्कॉर्पियन होता है उसकी बोन्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे कि लिंदोंग उनको चीर नहीं पा रहा था। लिंदोंग तभी फिर अपनी मल्टीपल स्पिरिट्स को यूज करने लगता है इस बीस्ट का मुकाबला करने के लिए, जिससे कि कई सारे स्पिरिट जाते हैं और उस बीस्ट की टांगों को काटने लग जाते हैं। इस काम को अंजाम देने के बाद जैसे ही लिंदोंग ने एक चैन की सांस ली होती है, लेकिन वो बीस्ट दोबारा से उठ चुका था हमला करने के लिए, बल्कि इस बार तो ये पहले से भी
ज्यादा गुस्से के साथ में लिनडोंग पर हमला करने लगता है, जो नजारा देखकर तो वो भी शॉक हो गया था। आखिर ये बीस्ट है कैसा, ये इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी मूव कैसे कर रहा है, जिसको रोकने के लिए वो यहाँ पर यूज करने वाला था अपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली फिंगर टेक्निक को, जिसको समन करते ही वो इस बीस्ट के ऊपर प्रेशर डालने लगता है अपनी ओनली वन फिंगर से, जिसकी वजह से हमें पावर्स का एक बहुत ही बड़ा धमाका दिखाया जाता है, जिसके ऊपर सभी लोगों की नजर भी पड़ती है। लेकिन आखिरकार लिनडोंग ने फाइनली मार ही दिया होता है इस स्कॉर्पियन बीस्ट को, जो नजारा देखकर तो लिनडोंग की टीम के सभी बंदे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके अंदर एनर्जी आ चुकी होती है ताकि वो बाकी के बचे हुए सभी के सभी बीस्ट को भी जान से मार सके। ये लोग तो बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं और बाकी के बचे हुए सभी के सभी स्कॉर्पियन बीस्ट को जान से मारने लगते हैं। तभी फिर हमें नजारा दिखाया जाता है लिनडोंग का, जिससे मिस्टर दाओ ये कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा कंज्यूम हो चुकी है इतने सारे बीस्ट के साथ में फाइट करते हुए। लिनडोंग कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मैंने इस स्कॉर्पियन बीस्ट को जान से तो मार ही दिया। लिनडोंग कहता है कि मुझे इसके ही निर्वाणा को एब्जॉर्ब करना होगा, तब जाकर मैं अपनी इंजरीज को हील कर पाऊंगा। अभी शोयुन भी उसके पास में आ जाता है और वो भी थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था, जिससे कि लिनडोंग कहता है कि बच्चे तुमने भी बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन तभी उसको आसमान में कुछ बहुत ही ज्यादा हलचल दिखाई देने लगती है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि अब यहाँ पर आ रहा होगा वही विशालकाय बीस्ट, जिसके ऑर्डर पर ये सभी के सभी छोटे छोटे बीस्ट यहाँ पर आ रहे थे। मिस्टर दाओ बताता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि असल में ऊपर की तरफ फाइट चल रही है उसी मॉन्स्टर के साथ में। जो बात सुन के तो लिनडोंग भी शॉक हो जाता है और ये कहने लगता है कि आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कौन होगा जो कि निर्वाणा के रियल में पहुंच चुके एक बीस्ट के साथ में फाइट कर रहा होगा। जिसके फिर अगले ही सीन में हमें बादलों के ऊपर का नजारा दिखाया जाता है और हम लोग देख पाते हैं उसी बीस्ट को, जिसके साथ में असल में फाइट कर रही होती है एक फीमेल कैरेक्टर, जो कि कोई और नहीं बल्कि होती है किंगजू अपने कुछ साथियों के साथ में। लेकिन वो जो निर्वाणा लेवल का बीस्ट होता है वो भी कोई कमजोर नहीं होता, वो भी पावर के साथ में हमला कर रहा था उसके ऊपर। किंगजू और भी ज्यादा तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगती है, इसी वजह से वो अपने साथियों से कहती है कि तुम लोग अब मुझे फॉलो मत करो, क्योंकि यहाँ पर उसकी डेडली फाइट होने वाली होती है उसी बीस्ट के साथ में। इसी वजह से वो तेजी के साथ में बढ़ रही होती है निर्वाणा लेवल के बीस्ट के साथ में फाइट करने के लिए। किंगजू अपने साथियों से कहते हैं कि चिंता मत करना, मैं एकदम ही ठीक हूँ। जिस मोमेंट पर अब तभी किंगजू उसके सभी के सभी हमलों को डॉज करते हुए आगे बढ़ते जाती है और पहुँच जाती है बीस्ट के ही बगल में अपना हमला करने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। और जैसे ही उसकी नजर पड़ी होती है किंगजू के ऊपर, वो तुरंत ही अपनी पावर्स की मदद से उसके ऊपर हमला करने लग जाता है। लेकिन किंगजू भी कोई कमजोर कैरेक्टर तो होती नहीं है जो कि इतनी जल्दी हार मान जाए या पीछे हट जाए। इस मोमेंट पर दोबारा से उस बीस्ट ने अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक किया होता है किंगजू के ऊपर। उस अटैक का मुकाबला किंगजू बहुत ही आसानी के साथ में कर लेती है, क्योंकि वो तो उससे भी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन इतनी आसानी के साथ में ये पावरफुल बीस्ट यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, वो दोबारा से अपने काफी सारे अटैक्स को प्रिपेयर करता है, जिसके साथ में फाइट करने के लिए अब किंगजू यहाँ पर यूज करने लगती है अपनी लोटस टेक्निक को, जो कि कितनी ज्यादा पावरफुल होती है ये मुझे बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। अपनी उसी टेक्निक को यूज करते हुए सबसे पहले किंगजू ने उस बीस्ट को पूरी तरीके से हिट कर लिया होता है ताकि वो मूव ना कर सके। जिसके बाद फिर उसने डायरेक्टली अपने फ्लेम लोटस टेक्निक को हिट कर ही दिया होता है उसी बीस्ट से, जिसकी वजह से उस बीस्ट की बॉडी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड होने लगती है और वो तो खत्म भी होने लगता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल अटैक संभालने की ताकत उस बीस्ट के अंदर नहीं होती और वो एक ही धमाके के साथ में मारा जाता है, जिसका नजारा तो लिनडोंग और उसके बाकी के सभी साथी भी देखते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि वही निर्वाणा लेवल का बीस्ट अपनी जान गवा कर नीचे गिर रहा था, जिसकी वजह से ये सभी के सभी यहाँ पर जितने भी बीस्ट बचे हुए थे वो भी वापस जाने लगते हैं। लिनडोंग कहता भी है कि अचानक से आखिर ये क्या होने लगा, तो मिस्टर दाओ बताता है कि असल में ये सब कुछ हो रहा था उस 9 युवान निर्वाणा मॉन्स्टर की वजह से, जिसके मरते ही ये सारे के सारे मॉन्स्टर भी वापस जाने लगे, क्योंकि इनका अब कुछ भी काम नहीं बचा। साथ ही साथ अब ये मॉन्स्टर दोबारा से वापस आएंगे भी नहीं, क्योंकि इनका मालिक ही बचा नहीं है। लिनडोंग कहता है कि वो तो सब ठीक है, लेकिन आखिर इतना ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है जिसने इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बीस्ट को ही जान से मार दिया। तभी फिर लिनडोंग के पास में भागते हुए उसके बाकी के साथी आ जाते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार हमें सफलता प्राप्त हुई। मानशान और डुयन दोनों के दोनों लिनडोंग का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आज वो यहाँ पर नहीं होता तो फिर इन लोगों के लिए इस फाइट को जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी हो गया होता और हम लोग कभी भी इतनी ताकत के साथ में फाइट कर ही नहीं पाते। इसी वजह से मोलिंग भी कहने लगता है कि अब शायद हमारी ग्रेट यान डायनेस्टी को इस एंशिएंट बैटलफील्ड के अंदर जीत हासिल होने वाली है लिनडोंग की वजह से। मार्शन कहता है कि वैसे हमने यहाँ पर ये जितने भी मॉन्स्टर्स को जान से मारा है उनकी वजह से हमें प्राप्त होने वाले निर्वाणा हमारे कल्टीवेशन को बहुत ही हद तक इम्प्रूव भी कर देंगे। मोलिंग कहता है कि
लिनडोंग, वैसे तुम्हें क्या लगता है हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए? लिनडोंग कहता है कि हमें सबसे पहले उसी रायते को ही समेटना है जो कि हमने यहाँ पर फैलाया है। तभी फिर हम लोग किंगजू को देख पाते हैं जिसके पास में आ जाते हैं उसके ही साथ ही। तो किंगजू उन लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर ये जो मॉन्स्टर अटैक हुआ था वो जरूर से किसी न किसी ने करवाया होगा। जो बात सुन के उसका साथी कहने लग जाता है कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो कि इतने ज्यादा पावरफुल निर्वाणा रियल्म के मॉन्स्टर को कंट्रोल करता होगा। किंगजू कहती है कि इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन वो जो कोई भी है वो बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है। वो कहती है कि मैंने उस मॉन्स्टर की शील्ड को अच्छे तरीके से याद कर लिया है जो कि वो मॉन्स्टर यूज कर रहा था। इसी वजह से अब इस शील्ड को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर होगी और ये पता भी लगाना होगा जिससे कि वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। और किंगजू भी जाते हुए एक बार मुड़कर देखती है नीचे। इसके अगले ही पल वो बिजली की रफ्तार से यहाँ से ट्रेवल करते हुए चली जाती है। इसके फिर अगले ही सीन में हम लोग देख पाते हैं लिनडोंग को जो कि यहाँ पर मर चुके सभी के सभी बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने अपने लिए पिल्स को बना रहे थे। लिनडोंग सोचने लगता है कि कम से कम मैं इन निर्वाणास की मदद से मेरा जो ब्लडी स्पिरिट करप्ट हो चुका है उसको मैं प्योरीफाई कर पाऊंगा। और इसी तरीके से बाकी के लोग भी अपने अपने लिए निर्वाणास को बना रहे थे। मानशान तभी प्रिंस से ये कहने लग जाता है कि अगर इस तरीके से हम लोग हर रोज ही बीस्ट को जान से मारेंगे और निर्वाणास को लेंगे तो फिर हम लोगों के लिए ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग काफी आसानी के साथ में सुपर सेक्ट में भी ज्वाइन हो पाएंगे। ये कितनी अच्छी बात है हम लोगों के लिए कि हम लोगों ने इतनी जल्दी इतनी ज्यादा सफलता को हासिल कर लिया। लेकिन जब डोयन मानशान की तरफ नजर डालता है तो अचानक से ही वो नीचे गिर जाता है। जब तक डोयन कुछ भी कर पाता तो उसी मोमेंट पर उसके ऊपर भी खतरनाक हमला हो चुका था। जैसे कि प्रिंस तुरंत ही अपने दोनों साथियों को देखने लगता है कि आखिर अचानक से इन लोगों को ये क्या हो गया। जो नजारा देखकर तो लिनडोंग और सभी के सभी लोग भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आ चुका होता है यिन फैंग और भी इन लोगों को इंजर्ड कर चुका था। और वो कहने लगता है कि यहाँ पर ये जितने भी निर्वाणास हैं वो तुम लोगों के लिए नहीं है। इसके बात को सुनकर लिनडोंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि डोयुन और मानशान दोनों के दोनों अनकॉन्शियस हो गए थे। जिन फैंग अपने सभी के सभी साथियों के साथ में आगे बढ़ते जा रहा था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि इस बार तो इन लोगों ने फाइट की ही नहीं थी, जिसकी वजह से ये लोग कमजोर हो भी पाते। अभी प्रिंस मोलिंग गुस्से में आ जाता है और ये कहने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो कि तेजी के साथ में आगे बढ़ते जाता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से अटैक करने की कोशिश करता है जिन फैंग के ऊपर। लेकिन जिन फैंग भी कोई कमजोर बंदा तो होता नहीं है, इसी वजह से उसने एक ही अटैक के साथ में मोलिंग को बहुत ही दूर फेंक दिया था, जो कि तुरंत ही मोलिंग को जान से मारने के लिए उसके पास से पहुंच जाता है और अपना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक भी कर देता है। जो नजारा देखकर मिस मो और बाकी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लिंकन के साथ साथ सभी के सभी लोगों की नजर होती है उसी के ही ऊपर, क्योंकि असल में मोलिंग को बचाने के लिए सामने आ चुका होता है लिनडोंग अपने स्पीयर को यूज करते हुए। जिन फैंग के केवल एक अटैक में लिनडोंग और मोलिंग दोनों ही दूर चले जाते हैं। जिन फैंग लिनडोंग से कहता है कि वैसे मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि तुम जैसा बंदा ये बीस्ट डाइट को सरवाइव कर भी पाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जितने भी निर्वाणा प्राप्त होने वाले हैं उनमें से मैं एक भी तुम्हें नहीं लेने दूंगा। अभी मोलिंग लिनडोंग से कहता है कि हमारे साथियों का जो बदला है हम लोग किसी भी हाल में से लेकर ही रहेंगे और मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ और हम लोग किसी भी हाल में आज इस होली लाइट डायनेस्टी को हरा के ही रहेंगे। लिनडोंग के पास में तभी भागते हुए शाओयान आ जाता है, मिस मू आ जाती है और बाकी के लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग भी लिनडोंग का साथ देंगे होली लाइट डायनेस्टी को हराने में। क्योंकि जिन फैंग अपनी हद पार कर चुका था, वो अपने वादे को भी तोड़ चुका था। लिन लैंगयन अभी भी कोई डिसीजन नहीं लेता और पीछे खड़ा रहकर देखने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। अपने सामने लोगों को देखकर तभी फिर जिन फैंग ये कहने लगता है कि क्या तुम्हें वाकई में ये लगता है तुम लोगों की एनर्जी खत्म होने के बाद भी और इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बाद भी होली लाइट डायनेस्टी वालों को हरा भी पाओगे जो कि इतने ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि फिर जैसे यहाँ पर जिन फैंग ने अपनी पावर्स का प्रेशर एक्टिवेट किया था तो उसको देख के मोलिंग कहने लगता है लिनडोंग से कि हमारे सामने ये जो हमारा ओपोनेंट है वो निर्वाणा के हाफ स्टेज में पहुंच चुका है, इसी वजह से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। लिनडोंग कहता है कि थर्ड प्रिंस जरा तुम अपना एक कदम पीछे हटा लो, क्योंकि इसका मुकाबला मैं करूंगा। जिसके तुरंत ही बाद अब लिनडोंग जिन फैंग के साथ में फाइट करने के लिए जाने लगता है। तो जिन फैंग ने अपने साथियों को भेज दिया था, लेकिन लिनडोंग अपने स्पीयर का यूज करते हुए बंदों को हराते जा रहा था, क्योंकि अभी भी उसका पावर लेवल जरा सा भी कम नहीं हुआ था। अभी फिर लिनडोंग ने अपनी लेजर बीम का यूज किया होता है जिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए, जिसको रोकने के लिए जिन फैंग भी यूज करता है होली लाइट शील्ड को। तो फिर लिनडोंग ने अपने फ्लाइंग स्पीयर को भेज दिया होता है जिन फैंग से टकराने के लिए, जिससे कि इन दोनों के ही बीच में एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। लिनडोंग कहता है कि जिन फैंग तुम्हें उसकी कीमत चुकानी